अध्याय 41 में यहाँ बारीकी से देखने आया हूँ। ये गाना। निर्मलपुर शहर के एक किराए के कमरे में चश्मा पहने और मुहासों के निशान वाले एक व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठा स्क्रीन पर किसी के सीधी राह गाने और बजाने के वीडियो को भूल रहा था। उसका नाम केशव त्रिवेदी है। शौकिया वेबसाइट पर उसका मुख्य खाता सोलो लेजेंड है, जो मौलिक संगीत अनुभाग में एक प्रसिद्ध वीडियो निर्माता है। उसका दूसरा खाता कीबोर्ड खिलाड़ी है। हाल ही में राग साहिल की साहित्यिक चोरी पर सवाल उठाने और सागरिका नायर के साथ गाली गलौज और शर्त लगाने के कारण भी वह चर्चा में आया। इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई अन्य लोगों की तरह केशव त्रिवेदी भी शौकिया प्रशंसक साइट पर राग साहिल के नए गाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह तिरस्कार और संदेह से भरा हुआ था। राग साहिल को मजबूरन कोने में धकेल दिया गया था और उसे यह साबित करने के लिए इतने कम समय में एक नया गाना लिखना पड़ा कि उसने साहित्यिक चोरी नहीं की है। लेकिन यह उल्टा ही पड़ेगा। केशव त्रिवेदी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक शौकिया वेबसाइट पर नया वीडियो बनाने वाला इतने कम समय में 2 हिट गाने लिख सकता है। जी हाँ, कसूर मेरा नहीं कि कई संगीत समीक्षकों ने गोल्डन हिट बनने की क्षमता के साथ तारीफ की है। बेशक यह आगे के प्रचार और माध्यमों पर भी निर्भर करता है। अगर राग साहिल किसी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ करार कर लेता है और उसे पर्याप्त संसाधन मिल जाते हैं तो इस गाने में हिट होने की क्षमता है। कसूर मेरा नहीं पहले से ही इतना बेहतरीन गाना है कि 2 हफ्तों के भीतर उसी स्तर का दूसरा गाना लिखने की उम्मीद करना थोड़ा हास्यास्पद है। इसलिए केशव त्रिवेदी का मानना है कि ऑनलाइन मिल रही आलोचनाओं के कारण राग साहिल पर बहुत दबाव था, जिसके चलते उनके पास दबाव के बावजूद नया गाना रिलीज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने राग साहिल से सवाल पूछने के लिए एक स्क्रिप्ट भी तैयार की थी, जिसमें उन्हें शौकिया संगीत जगत से निकलकर असली संगीत जगत में आने की सलाह दी गई थी। मैं बस दूसरे पक्ष के नए गाने के रिलीज होने का इंतजार कर रहा था ताकि 1000 से ज्यादा शब्दों का ये जोशीला, लंबा चोरी करने वालों के खिलाफ घोषणापत्र भेजा जा सके। दोपहर को राग साहिल का नया गाना समय पर रिलीज हो गया। केशव त्रिवेदी ने ताना मारते हुए कहा, तुम सच में इसे प्रकाशित करने की हिम्मत करते हो? इसमें कोई शक नहीं, अगर तुम इसे प्रकाशित करने की हिम्मत करते हो तो मैं इसकी आलोचना करने की हिम्मत करता हूँ। सीधे सुनने के लिए क्लिक करें। कुछ मिनट बाद गाना सीधी राह बजना बंद हो गया। केशव त्रिवेदी चुप हो गए। उन्होंने अनजाने में अपने पहले से तैयार किए गए घोषणापत्र पर नजर डाली और अचानक महसूस किया कि यह पूरी तरह से बेकार है। लेख में दिए गए बयान, जैसे कि पद के अयोग्य होना, नकल करके अच्छे गाने न लिख पाना और नकल से मूल संगीत का बर्बाद होना, वाकई उदार और साहसी हैं और उनमें ज़बरदस्त प्रभाव है। लेकिन ये बात साहित्यिक चोरी करने वालों के लिए कही गई है। सीधी राह सुनने के बाद क्या कोई अब भी राग साहिल पर नकल का शक करेगा? नकल करने वाला भला इस स्तर का गाना कैसे लिख सकता है? केशव त्रिवेदी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने परिचित मिलते जुलते गानों को याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा गाना नहीं मिला जो इससे मिलता जुलता हो, या यूं कहें कि सीधी राह की बराबरी करने वाला कोई गाना है ही नहीं। यहाँ तक कि केशव त्रिवेदी, जिनका रवैया आमतौर पर आलोचनाओं से भरा रहता था, भी इस गाने को सुनकर भावुक हो गए। उन्हें शौकिया वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपने शुरुआती दिन याद आ गए, जब वे एक गुमनाम छोटे वीडियो निर्माता से धीरे धीरे और मेहनत से लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचे थे। मैं बहुत भावुक हो गया। ये गाना कोमल और सरल है, फिर भी यह कठिनाइयों और संघर्षों की यादें ताज़ा कर देता है, एक गूंज और उदासी का एहसास पैदा करता है। मैं यहाँ नुक्स निकालने आया हूँ। मुझे जागने की ज़रूरत है। इस गाने में कमियां और खामियां जरूर हैं। इसलिए केशव त्रिवेदी ने इसे दोबारा सुना। फिर मेरे गले में एक गांठ सी आ गई। धिक्कार है, ये गाना कितना अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं। केशव त्रिवेदी ने प्रेरणा पाने की उम्मीद में फिर से कमेंट सेक्शन देखा, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। हे भगवान, मैं 30 साल का एक बड़ा आदमी हूँ और मैं रो पड़ा। यहाँ तक कि मैं 20 साल की एक मजबूत महिला इसे सुनकर रो पड़ी। यहाँ तक कि मैं एक किशोरी इसे सुनकर रो पड़ी। यहाँ तक कि मैं एक नन्ही सी बच्ची इसे सुनकर रो पड़ी। जितना हंगामा करो, लेकिन अच्छे गानों का मजाक मत उड़ाओ। ये गाना कसूर मेरा नहीं से कहीं बेहतर है। राग साहिल कमाल के हैं, उन्होंने अपना वादा निभाया है। मैं ट्रोलर्स से पूछना चाहता हूँ कि सीधी राह जैसा कौन सा गाना है? ट्रोल, तुम मुझे पागल कर रहे हो। केशव त्रिवेदी को लगा कि उनकी हृदय गति असामान्य हो गई है। उनकी मौजूदा हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा कमेंट सेक्शन में बताया गया है। ये गाना उन्हें मौत की ओर धकेल रहा है। धिक्कार है, मुझे इस गाने में आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं सूझ रहा। हालांकि केशव त्रिवेदी ने फिर सोचा, अगर मुझे कोई खामी नहीं दिख रही तो शायद इसलिए कि मैं उतना पेशेवर नहीं हूँ। ट्रेंड्स पर जो व्यक्ति मेहर अवस्थी और राग साहिल को बदनाम करने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बेचता है, उसका इतना प्रभाव है कि वह आलोचना करने के लिए कुछ न कुछ जरूर ढूंढ लेगा। मैं इस पर नज़र रखूंगा। हाँ, मैं कितना चालाक हूँ। इसी बीच ड्रीमलाइन सिटी में एक नैनी वैन के अंदर ये गाना
तान्या बंसल ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया जिस पर अभी अभी सीधी राह गाना खत्म हुआ था और पल्लवी सूरी की ओर देखा। आज तान्या बंसल का भी एक कपड़ों के ब्रांड के लिए एक कार्यक्रम है, लेकिन ये ब्रांड दूसरे दर्जे का है, जिसकी ब्रांड पहचान मेहर अवस्थी के बड़े ब्रांड की तुलना में बहुत कम है। इस तरह के विज्ञापन आमतौर पर कलाकार की हैसियत और लोकप्रियता के आधार पर दिए जाते हैं। तान्या बंसल एक साधारण कलाकार हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें साधारण ब्रांडों से ही विज्ञापन मिलते हैं। हमने एक ही समय में डेब्यू किया था और एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन वह बाकी सबसे बहुत आगे थे। उनके पास बेहतरीन संसाधन और विज्ञापन थे, जबकि मैं उनसे हर मामले में 2 पायदान नीचे थी। इस तरह की तुलना कभी कभी बहुत निराशाजनक हो सकती है। तान्या बंसल अब दूसरों को प्रसिद्धि पाते हुए और खुद को एक चापलूस की तरह किनारे खड़े देखना नहीं चाहती थीं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी बेदाग छवि बनाए रखने के लिए तलाक लेने में भी संकोच नहीं किया और फिर मेहर अवस्थी को बदनाम करने के लिए हर तरह के छल कपट का सहारा लिया। राग साहिल साहित्यिक चोरी कांड मेहर अवस्थी पर हमले जारी रखने का एक अच्छा मौका था और तान्या बंसल ने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। आज सुबह कार्यक्रम में शामिल होने के तुरंत बाद बिना खाना खाए ही तान्या बंसल शौकिया कलाकारों के सेक्शन में जाने के लिए बेताब थीं और उन्होंने देखा कि राग साहिल ने वाकई एक नया गाना रिलीज किया है। उन्होंने तुरंत वैन में प्ले बटन दबाया और वॉल्यूम को फुल कर दिया। उनका इरादा असली संगीत की सराहना करना नहीं था, बल्कि ऑनलाइन ट्रोल्स को राग साहिल पर चोरी का आरोप लगाने का मौका देना था, ताकि मेहर अवस्थी और चोरी करने वाले को करारा जवाब मिल सके। हालांकि गाना खत्म होते ही कार में बैठे सभी लोग चुप हो गए। उस समय नैनी वैन में पल्लवी सूरी के अलावा 3 सहायक भी थीं। हालांकि ये लोग पेशेवर गायक नहीं हैं, लेकिन दिन भर संगीत सुनते रहते हैं, इसलिए संगीत की समझ आम लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। सीधी राह गाना सुनते ही वे दंग रह गईं। वे गाने में कुछ कमियां निकालना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कुछ सूझी नहीं। खासकर पल्लवी सूरी उनमें सबसे उम्रदराज हैं। वह कई वर्षों से एजेंटों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और उन्होंने अनेक बदलावों और कठिनाइयों का सामना किया है। सीधी राह पुस्तक का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तान्या बंसल की बात सुनकर पल्लवी सूरी ने झट से अपनी आंखें पोंछीं और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, तान्या बंसल, आप तो पेशेवर गायिका हैं, आपकी क्या राय है? इसका मतलब है कि मेरे पास अब कोई सुझाव नहीं बचा है, आप पेशेवर हैं, आप ही कीजिए। पल्लवी सूरी की बात सुनकर तान्या बंसल दंग रह गईं और काफ़ी देर सोचने के बाद आखिरकार बोली, इस गाने का संगीत तो बिल्कुल ही खराब है। केवल गिटार से गाने का सार बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, इसमें पियानो और ऑर्केस्ट्रा के वाद्य यंत्र होने चाहिए। हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद तान्या बंसल ने देखा कि पल्लवी सूरी और बाकी लोग उन्हें अजीब तरह से देख रहे हैं और उन्हें अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। क्या हम इस गाने में खामियां ढूंढ रहे हैं? मैं अब भी उसके लिए चीज़ें बेहतर बनाने का तरीका क्यों ढूंढ रही हूँ? वैसे भी साधारण संगत कोई कमी नहीं है। जब तक गिटार वादन इतना भावपूर्ण है, क्या ये गाने की उत्कृष्टता को और साबित नहीं करता? इससे यह और साबित होता है कि राग साहिल ने नकल नहीं की। फिर भी तान्या बंसल ने दोबारा प्ले बटन दबाया और राग साहिल का प्रदर्शन एक बार फिर देखा। अचानक पल्लवी सूरी ने भौहें चढ़ाईं। कैसे? तान्या बंसल को लगा कि उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने जल्दी से पूछा। पल्लवी सूरी ने स्क्रीन पर चेहरा ढके हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, तान्या बंसल, क्या आपको नहीं लगता कि यह व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है? तान्या बंसल ने दोबारा देखा और भौहें चढ़ाईं। अब जब आपने कहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि यह कौन है। पल्लवी सूरी ने धीरे से कहा, क्या ये रेयांश खन्ना जैसा नहीं लग रहा? तान्या बंसल चौंक गईं, फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, रेयांश खन्ना? ये कैसे हो सकता है? अगर वो इतने बेहतरीन गाने लिख सकते तो क्या मैं उन्हें तलाक दे देती? और अगर वो गाने लिख सकते तो मुझे कैसे पता नहीं चला? पल्लवी सूरी ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर फिर से नज़र डाली और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। ग्रुप ने ऑर्डिनरी रोड परफॉर्मेंस का वीडियो फिर से देखा और एक बात फिर से पक्की कर ली, ये गाना इतना अच्छा है कि अब इसकी आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। राग साहिल के गाने की नकल करने की अफवाहें, अब ये मुमकिन नहीं है। बात बहुत सीधी है, राष्ट्रीय संगीत जगत में कोई भी गाना सीधी राह से इतनी मिलती जुलती नहीं है। आप इसे नकल कहते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है। किसने नकल की? पल्लवी सूरी ने कई एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स और ट्रेंड्स पर चेक किया और वाकई स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सीधी राह गाने का टाइटल तुरंत ट्रेंडिंग सर्च में 50वें नंबर पर पहुंच गया और कमेंट सेक्शन सकारात्मक समीक्षाओं से भर गया, जिसमें सभी ने बताया कि गाना उन्हें अतीत के पछतावे और कठिनाइयों की याद दिलाता है। यह उल्लेखनीय है कि राग साहिल शौकिया वीडियो प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो क्रिएटर हैं, इसलिए उनका ट्रेंडिंग टॉपिक्स में पहुंचना पहले से ही अविश्वसनीय है। शौकिया वेबसाइटों पर लाखों फॉलोअर्स वाले बड़े नामों के लिए भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स लिस्ट में आना मुश्किल होता है, लेकिन राग साहिल लगातार 3 दिनों से ट्रेंडिंग टॉपिक्स लिस्ट में हैं।
मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यह लड़का वाकई कमाल का है। न केवल प्रशंसक बल्कि कई जाने माने संगीत समीक्षक भी सीधी राह पर अपनी राय व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। 5 मिलियन ट्रांडब्स फॉलोअर्स के साथ ईयर एम्परर एक मधुर धुन आपकी भावनाओं को झकझोर सकती है और आपको खोया हुआ महसूस करा सकती है। यही संगीत की शक्ति है। संगीत के प्रोफेसर शैलेश बत्रा कहते हैं, ये ट्रिप हॉप शैली का एक विशिष्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो आम लोगों की आवाज़ को बयां करता है। यह इतना सच्चा और खुला है कि एक असाधारण जीवन यात्रा को चित्रित कर सकता है। पेंगुइन म्यूजिक के पेशेवर संगीत समीक्षक आई एम क्रेजी अबाउट म्यूजिक कहते हैं, ये लोक संगीत की एक बिल्कुल नई शैली है। इसके बोल अपनी सूक्ष्म गर्माहट और उदासी के साथ श्रोताओं को शांति का अनुभव करने और अपनी जवानी की यादों में खो जाने का मौका देते हैं। साधारण होना अंत नहीं बल्कि दिशा है। हर साधारण लेकिन महान व्यक्ति को एक श्रद्धांजलि। 3 जाने माने संगीत समीक्षकों ने सीधी राह की बेहद प्रशंसा की। ये तीनों ही शुद्ध संगीतकार हैं और गीतों पर उनकी टिप्पणियां बेहद निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ हैं। उन्होंने पहले मेहर अवस्थी की आलोचना भी की है, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे मेहर अवस्थी का पक्ष लेंगे। इससे उनके मूल्यांकन और भी अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हो जाते हैं। अब राग साहिल की साहित्यिक चोरी का जिक्र कोई नहीं करता। अब सबको पता है कि सीधी राह लिखने वाला व्यक्ति नकलची नहीं हो सकता। उसका कौशल तो पहले से ही अधिकांश गीतकारों से कहीं अधिक है, तो भला वो किसकी नकल कर सकता है। मेहर अवस्थी के प्रशंसक जो कुछ दिन पहले तक चुप थे, अचानक उत्साहित हो गए और बोलने लगे। मेहर अवस्थी ने कई बेहतरीन संगीतकारों के साथ काम किया है। कुछ लोग तो बस ईर्ष्यालु हैं। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि मेहर अवस्थी ने नकल किया हुआ गाना गाया है? बाहर आओ, क्या तुम लोग उस दिन इतना शोर नहीं मचा रहे थे? मेहर का नाम साफ करने के लिए राग साहिल का धन्यवाद। इस समय मेहर अवस्थी एक ब्रांड इवेंट खत्म करके मंच से उतरी थीं। उनके पहले शब्द थे, गाना कैसा था? अध्याय 42 राग साहिल जरूर एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी होगा। मेहर, ये गाना बहुत अच्छा है। हे भगवान, अगर तुम इसे सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में गाओगी तो तुम्हें यकीनन फिर से पहला स्थान मिलेगा। रितिका मेहता उत्साह से आगे आईं और बार बार यही बात दोहराने लगीं। दिव्या कपूर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह गाना अधेड़ उम्र के पुरुषों के लिए उपयुक्त है। ग्रीन प्लम कैसे गाती हैं? उनके बगल में खड़े रेयांश खन्ना एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अधीन उम्र के पुरुषों के लिए उपयुक्त का क्या मतलब है? क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ? मुझे अपना फ़ोन और ईयरफोन दो। ये सुनकर मेहर अवस्थी और इंतजार नहीं कर सकी और रितिका मेहता से उनका फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम में अपना फ़ोन नहीं ला सकती थीं। अब जब वह आखिरकार मंच से उतर चुकी हैं और उन्हें पता चल गया है कि राग साहिल का नया गाना वाकई बहुत अच्छा है, तो संगीत की दीवानी वह इसे एक पल भी और सुनने के लिए बेताब हैं। श्रीमती अवस्थी, 1 बज चुका है, आपके दोपहर के भोजन का समय बीत चुका है। रेयांश खन्ना ने अचानक बगल से मेहर अवस्थी को याद दिलाया कि उनकी दिनचर्या और खान पान पर नज़र रखना उनका भी काम है। मेहर अवस्थी ने उनकी ओर देखा और रितिका मेहता ने उन्हें ईयरफोन देते हुए थोड़ी देर के लिए बात रोक दी। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और रितिका मेहता के हाथ से ईयरफोन लेकर मेहर अवस्थी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, श्रीमती अवस्थी, कृपया मुझे अभी आपका फ़ोन रखने दीजिए। खाना खाने के बाद आप इसे सुन सकती हैं। मेहर अवस्थी की चमकदार साफ आंखें रेयांश खन्ना को देखते ही चौड़ी हो गईं। रेयांश खन्ना ने शांत भाव से दिव्या कपूर की ओर देखा और बोले, दिव्या जी, क्या मैंने कुछ गलत किया? दिव्या कपूर भी एक पल के लिए दंग रह गईं। शायद उन्हें रेयांश खन्ना से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वे अपने कर्तव्य के प्रति इतने समर्पित होंगे, यहाँ तक कि हद से ज़्यादा भी। लेकिन जब उसने इस बारे में गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह ये सब मेहर अवस्थी की भलाई के लिए कर रहा था, तो वह कैसे कह सकती थी कि वह गलत था। वह मेहर अवस्थी से केवल इतना ही कह सका, मेहर, तुम्हारे पेट का दर्द थोड़ा कम हो गया है, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। दिव्या कपूर ने भी यही कहा था, इसलिए मेहर अवस्थी के पास रेयांश खन्ना के हाथ में अपना फ़ोन थमाकर उसे एक बार फिर देखकर गुस्से में मुड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेहर, 1 मिनट रुको, इतनी तेज़ मत चलो। रितिका मेहता तुरंत उसके पीछे भागी। दिव्या कपूर ने बेबसी से रेयांश खन्ना से कहा, श्री खन्ना, मैं आपकी मेहनत और लगन की सराहना करती हूँ और आपका समर्थन करती हूँ, लेकिन क्या आप मेहर के साथ थोड़ा और समझदारी से पेश आ सकते हैं? वह बुरी इंसान नहीं है, बस थोड़ी ज़िद्दी है। भी शब्द का प्रयोग बहुत सटीक है, ये सूक्ष्म रूप से बताता है कि रेयांश खन्ना भी काफ़ी ज़िद्दी हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें मेहर अवस्थी के साथ बातचीत करते समय अधिक लचीला और विनम्र होना चाहिए। रेयांश खन्ना मुस्कुराते हुए बोले, दिव्या जी, श्रीमती अवस्थी की सुरक्षा और देखरेख करना मेरा काम है। अगर मेरा काम घुमा फिराकर या समझौता करके किया गया तो श्रीमती अवस्थी के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका इरादा रहने खाने की सुविधा वाली नौकरी ढूंढकर अपना मन बहलाने और कुछ समय बिताने का था।
लेकिन मेहर अवस्थी के साथ कुछ समय बिताने के बाद उन्हें पता चला कि यह शांत स्वभाव वाली देवी उतनी कठोर नहीं है जितनी दिखती हैं, और न ही वह मनोरंजन जगत की उन कई महिला हस्तियों जैसी हैं जो मशहूर होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बाकी सब छोड़ दे तो कम से कम संगीत के मामले में मेहर अवस्थी एक सच्ची गायिका हैं। उनकी सहायक होना तान्या बंसल की सहायक होने से कहीं ज़्यादा सुखद है। इसलिए रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी की स्थिति में सुधार लाने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते थे। रेयांश खन्ना की बातें सुनकर दिव्या कपूर एक पल के लिए रुकी, कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर बोली, श्री खन्ना सही कह रहे हैं, मैंने ठीक से सोचा नहीं था। फिर उन्होंने गंभीरता से रेयांश खन्ना से कहा, श्री खन्ना कृपया घर पर मेहर पर कड़ी नज़र रखें। अगर वह आपकी बात नहीं मानती तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दिव्या जी। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और सिर हिलाया। अगर मेहर अवस्थी ने दिव्या कपूर को ये कहते सुना होता तो वह गुस्से से पीली पड़ जाती। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि एक शांत स्वभाव की महिला गुस्से में कैसी दिखती है। चारों पास के एक रेस्तरां में गए जहां रितिका मेहता ने पहले से एक निजी कमरा बुक कर रखा था। निजी कमरे में प्रवेश करते ही खाना जल्दी से परोसा गया। मेहर अवस्थी ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और रेयांश खन्ना की ओर देखा। खाना खत्म करने के बाद हम संगीत सुन सकते हैं, है ना? रेयांश खन्ना मुस्कुराए और सिर हिलाया। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने रितिका मेहता और दिव्या कपूर को चौंका दिया। मेहर अवस्थी ने चॉपस्टिक उठाए और खाना उठाना शुरू किया, फिर कटोरा उठाया और झटपट खा गई। चावल का कटोरा और कई व्यंजन कुछ ही घूंटों में खत्म कर दिए। वह किसी शांत गंभीर देवी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। किसी को शक नहीं होता कि वह एक भिखारी है जिसने 3 दिन और 3 रातों से कुछ नहीं खाया है। धड़ाम से मेहर अवस्थी ने साफ किया हुआ कटोरा नीचे रखा और रेयांश खन्ना की तरफ देखा। अब ठीक है। रेयांश खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक टिश्यू फाड़कर उसे दिया और मुंह पोंछने का इशारा किया। मेहर अवस्थी चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी हालत शायद ठीक नहीं है। उसने जल्दी से एक टिश्यू उठाया, मुड़ी और जल्दी से अपना मुंह पोंछा। आखिरकार अपने होठों से चिकनाई साफ करने में कामयाब हो गई। रितिका मेहता दंग रह गईं और दिव्या कपूर भी थोड़ी उलझन में थीं। मेहर अवस्थी को वह इतने लंबे समय से जानती थी। उसने मेहर अवस्थी को इतनी भूख से खाते हुए कब देखा था? मेहर अवस्थी के गाल हल्के से लाल हो गए, लेकिन उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और रेयांश खन्ना की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, क्या अब मुझे मेरा फ़ोन मिल सकता है? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर फ़ोन उसे वापस कर दिया। फिर मेहर अवस्थी ने रितिका मेहता से अपने ईयरफोन मांगे और उत्सुकता से शौकिया वेबसाइट पर गई। राग साहिल के नए गाने का वीडियो खोला और सुनने के लिए ईयरफोन लगा लिए। मेहर अवस्थी ध्यान से गाना सुन रही थी। रितिका मेहता ने शांत चेहरे वाले रेयांश खन्ना की ओर देखा और दिव्या कपूर के करीब झुककर फुसफुसाते हुए बोली, दिव्या जी, मुझे लगता है कि मिस्टर खन्ना के आने के बाद से मेहर बदल गई है। दिव्या कपूर ने एक पल सोचा और धीमी आवाज में बोली, यह कोई बुरी बात नहीं है कि वह बेहतर हो गई है। रितिका मेहता ने सोचते हुए सिर हिलाया और सहमति जताई। जब श्री खन्ना आए तब मेहर एक गंभीर बीमारी से उबर रही थी। उनका शरीर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उन्हें पूरे इंटरनेट पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जो उनके लिए सबसे कठिन समय था। महज आधे महीने में मेहर की सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है और उनके करियर में भी सुधार के साफ संकेत दिख रहे हैं। सच कहें तो श्री खन्ना वाकई में किस्मत वाले हैं। तीनों ने मेहर अवस्थी के गाना सुनने का इंतजार करते हुए खाना खाया। जल्द ही मेहर अवस्थी ने गाना खत्म किया, हेडफोन नीचे रखे और उनकी आंखें चमक उठीं। रितिका मेहता ने पूछा, मेहर तुम्हें क्या लगता है? मेहर अवस्थी के गाल लाल हो गए। साफ तौर पर उत्साहित होकर बोली, वह तो जीनियस हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। इतना अच्छा गाना सिर्फ एक जीनियस ही लिख सकता है। रितिका मेहता ने सहमति जताते हुए अफसोस से कहा, लेकिन अफसोस की बात है, राग साहिल काफ़ी उम्रदराज होंगे, वरना मुझे लगता है कि वह मेहर के लिए बिल्कुल सही जोड़ी होते। दिव्या कपूर ने चिकन का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में ठूंसते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? रेयांश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा, रितिका मेहता, आपने ये भी क्यों कहा कि राग साहिल जवान नहीं हैं? सहायक ने कुछ देर तक धीमी सी सिसकी के साथ चबाया। आखिरकार चिकन का एक बड़ा टुकड़ा निगलने में कामयाब हो गया और फिर बोला, एक जवान, सुंदर और हंसमुख लड़का इतना उदास और मार्मिक गीत कैसे लिख सकता है? रितिका मेहता मुस्कुराईं और बोली, मुझे यकीन है कि इस राग साहिल को किसी औरत ने चोट पहुंचाई होगी। वह कम से कम 35 या उससे ज्यादा उम्र का होगा, उस तरह का अधेड़ उम्र का आदमी जिसने दिल टूटने का दर्द सहा हो। शायद उसके बाल थोड़े कम भी हों, वरना वह अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरता? रेयांश खन्ना एक पल के लिए चुप हो गया। मैंने अनजाने में अपना हाथ अपने घने काले बालों पर फेरा, ये सोचते हुए कि मेरे बाल कहाँ से कम हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसके बगल में खड़ी मेहर अवस्थी ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी बात में दम है। क्या सच में कोई मतलब है? रेयांश खन्ना ने सुअर के मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और जोर जोर से चबाने लगा। छोड़ो, मैं खाने जा रहा हूँ।
मुझे इन दोनों महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। दिव्या कपूर मुस्कुराईं और बोलीं, राग साहिल गंजा हो या न हो, इस बार तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। यह मामला बहुत चर्चा में है और अब ये साबित हो गया है कि मेहर ने चोरी का गाना नहीं गाया था, जिससे राहगीरों की सहानुभूति उन पर छा गई है। मेहर के प्रशंसकों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने मेहर अवस्थी की ओर देखते हुए कहा, सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में अच्छा प्रदर्शन करना। अपनी मौजूदा लोकप्रियता का फायदा उठाओ और फिर से पहला स्थान हासिल करने की कोशिश करो। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाते हुए कहा, चलिए अब ड्रीमलाइन सिटी चलते हैं, मैं अपने नृत्य का अभ्यास करने जा रही हूँ। सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में वह कुछ डांस स्टेप्स के साथ एक तेज गाना गाएंगी, एक ऐसा फॉर्मेट जिसे मेहर अवस्थी ने पहले कभी नहीं आजमाया है। लेकिन फिर भी इतने खूबसूरत चेहरे और काया और उन लंबी टांगों के साथ ये वास्तव में अफसोस की बात है कि वह नृत्य नहीं करती है। मेहर अवस्थी पिछले 2 दिनों से कंपनी के रिहर्सल रूम में अभ्यास कर रही थीं ताकि मंच पर और भी बेहतर प्रस्तुति दे सकें। चारों रेस्टोरेंट से निकले और वैन में बैठ गए। रितिका मेहता गाड़ी चला रही थीं, दिव्या कपूर बगल वाली सीट पर बैठी थीं, मेहर अवस्थी पीछे झपकी ले रही थीं और रेयांश खन्ना भी पीछे बैठे थे। रेयांश खन्ना को लगा कि मेहर अवस्थी सचमुच झपकी ले रही हैं, लेकिन बस में चढ़ते ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर अनविका सूद का एक निजी संदेश मिला, सुश्री राग साहिल धन्यवाद। आपकी उम्र कितनी है? क्या आपका कभी दिल टूटा है? अगर रेस्टोरेंट में हुई उनकी बातचीत न होती तो रेयांश खन्ना को जरूर लगता कि मेहर अवस्थी को प्रतिभाशाली राग साहिल से प्यार हो गया है। लेकिन अब रेयांश खन्ना जानते हैं कि यह महिला सिर्फ रितिका मेहता के अनुमान की पुष्टि कर रही है, ये देखने के लिए कि क्या राग साहिल ने वाकई जीवन के उतार चढ़ाव के कारण सीधी राह गीत लिखा था। हालांकि जिस तरह से उसने सवाल पूछा वह बहुत ही भद्दा था। भला कोई किसी से सीधे कैसे पूछ सकता है कि क्या उसका कभी दिल टूटा है? क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं है? रेयांश खन्ना को यह थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोने का नाटक कर रही मेहर अवस्थी की तरफ देखा और उन्हें चिढ़ाने के इरादे से जवाब दिया, मैं अभी कॉलेज में हूं और मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। वाकई मेहर अवस्थी ने काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं भेजा, साफ तौर पर वह हैरान थीं। उन्हें करवट लेकर गहरी सोच में डूबी देखकर रेयांश खन्ना एक और मैसेज भेजने ही वाले थे कि अचानक उन्हें सागरिका स्टार से एक प्राइवेट मैसेज मिला, हा हा हा, राग साहिल तुम कमाल हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वाह हा हा। यह महिला मेहर अवस्थी से बिल्कुल अलग थी, वह बहुत ही मिलनसार थी और मर्दों जैसा व्यवहार करती थी। उनके बड़े सफ़ेद स्तनों पर तरस आता था। तुमने मेरे पापा को फिर रुला दिया। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार है जब मैंने अपने पापा को रोते देखा है। हा हा हा। जलमानव गायिका साफ तौर पर उन्माद में थी और उसने एक और संदेश भेजा। रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, तुमने अपने पापा को रुला दिया। फिर से सागरिका स्टार, तुम्हें नहीं पता, मेरे पापा मेहर अवस्थी को कसूर मेरा नहीं गाते सुनकर रो पड़े थे और सीधी राह सुनकर फिर से रो पड़े। बधाई हो, तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने मेरे पापा को 2 बार रुलाया है। रेयांश खन्ना ने भौहें चढ़ाईं, उन्हें लगा कि जलमानव गायिका की बातें कुछ अजीब लग रही हैं। हा हा हा, मैं किसी को शर्त वसूलने के लिए ढूंढने जा रहा हूँ, बस देखते रहो। जल्द ही सीधी राह के कमेंट सेक्शन में वीडियो बनाने वाली सागरिका स्टार, जिसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, ने सीधे कीबोर्ड खिलाड़ी को टैग किया। आप लाइव स्ट्रीम पर घुटने टेक कर माफ़ी कब मांगेंगे? मुझे समय बताए, मैं देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सागरिका स्टार के ऐसा कहते ही लोगों को कीबोर्ड के बादशाह के साथ लगी उसकी शर्त याद आ गई और कई लोग चिल्लाने लगे, कृपया लाइव स्ट्रीम शुरू करें। किंग कीबोर्ड, घुटने टेक कर माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें 3 गुना लाइक दूंगी। funny.jpg किंग कीबोर्ड टाइप करते समय शानदार रहो और माफ़ी मांगने में पीछे मत हटो। किंग कीबोर्ड अध्याय 43 में कविता के विषय के रूप में भावना का प्रयोग किया गया है। हरितपुर के एक किराए के कमरे में चश्मा पहने और मुहासों से भरे चेहरे वाला एक युवक अपने फ़ोन पर संदेश देख रहा था। सभी उसे लाइव स्ट्रीम पर टैग करके माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये जलपरी गायिका पागल हो गई है? अगर मैं कहूँ कि राग साहिल ने नकल की है तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या ये लोग पागल हो गए हैं? तुम सब क्या कर रहे हो? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? केशव त्रिवेदी ने दांत पीस लिए, लेकिन शौकिया वेबसाइट पर कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस समय वह भूल गए थे कि सबसे पहले उन्होंने ही राग साहिल पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया था और फिशमैन सॉन्गस्ट्रेस ने गुस्से में आकर उनका सामना किया था, जबकि राग साहिल ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। शुरू से अंत तक उन्होंने खुद एक संभावित प्रतिद्वंद्वी को बाहर करने के लिए घटिया तरीके अपनाए, लेकिन अब बुरी तरह अपमानित होकर वह जवाब देने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि शर्त हारने पर भी वह कभी भी लाइव प्रसारण में माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इससे यह उजागर हो जाएगा कि कीबोर्ड खिलाड़ी असल में सोलो लेजेंड है, जो शौकिया वेबसाइट के ओरिजिनल म्यूजिक सेक्शन में एक जाना माना वीडियो क्रिएटर है। इसलिए अपमान करने या अफवाहें फैलाने के लिए दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल करना ही बेहतर है।
भले ही थप्पड़ से मेरा चेहरा सूज गया हो, मैं तो किंग ऑफ ग्लोरी कीबोर्ड हूँ। सोलो लेजेंड होने से मेरा क्या लेना देना। केशव त्रिवेदी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कीबोर्ड खिलाड़ी के पर्सनल सेंटर में अकाउंट कैंसिल करें का विकल्प ढूंढा। पुष्टि करने के लिए क्लिक किया। किंग्स कीबोर्ड नाम का वैकल्पिक अकाउंट डिलीट करने के बाद केशव त्रिवेदी ने तुरंत रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू किया, बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर सीधी राह बजाना शुरू किया और कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाय प्यारे प्रशंसकों, मैं सोलो लेजेंड हूँ, एक संगीतकार जो सिर्फ मौलिक संगीत के रास्ते पर चलता है। आज मैं अपने शौकिया संगीत चैनल के एक बेहतरीन मौलिक गीत सीधी राह के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। गीतकार और संगीतकार राग साहिल हैं। मुझे यकीन है कि आजकल हर कोई इस नाम से परिचित है। दरअसल मैं उन्हें कुछ समय से फॉलो कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने उन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी अफवाहें सरासर बकवास हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग बेशर्म हैं। जैसा कि उम्मीद थी, राग साहिल ने आज सीधी राह गाने से अपनी प्रतिभा साबित कर दी। अब मैं इस गाने की बारीकियों का विश्लेषण सबके लिए करूंगा। जब तक मैं खुद की आलोचना करता रहूंगा और खुद का खंडन करता रहूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह, अरे बाप रे, इस बंदे ने तो अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। माफ़ी मांगने से बचने के लिए ये अपना अकाउंट भी छोड़ने को तैयार है। ये तो साफ तौर पर फर्जी अकाउंट है, ये तो बिल्कुल बेशर्म है। इसी समय राग साहिल के कई समर्थकों को पता चला कि कीबोर्ड खिलाड़ी ने सचमुच अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है और सब उसकी बेशर्मी देखकर हैरान रह गए। हा, तुमने मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे की और अपना अकाउंट डिलीट करके भाग गए। घटिया। यामिनी चक्रवर्ती ने दूसरे पक्ष को अपना अकाउंट डिलीट करते देख जीत की हंसी हंस दी। उनके हिसाब से दूसरे पक्ष को अपना अकाउंट डिलीट करने और भागने पर मजबूर करना उन्हें लाइव स्ट्रीम पर घुटने टेक कर माफ़ी मांगने पर मजबूर करने से कहीं ज़्यादा संतोषजनक था। मुझसे बहस करना चाहते हो? मैं तुम्हें दुनिया से अलग कर दूंगी। हा, क्या कर रही हो? खाना खाओ। यामिनी चक्रवर्ती अच्छे मूड में थी जब उनकी मां ने उन्हें डांटा। इस समय परिवार रात का खाना खा रहा था। यामिनी चक्रवर्ती की मां बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती थी, आकर्षक चेहरे और खूबसूरत काया वाली, और उम्र में उनसे भी बड़ी थीं। जियान की मां भी एक उद्यमी हैं, जिनके नाम पर 2 कंपनियां हैं। घर में उनका ही दबदबा है, एक दबंग महिला सीईओ। जियान की मां आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती हैं, इसलिए आज यामिनी चक्रवर्ती और सत्यजीत चक्रवर्ती के साथ दोपहर का भोजन करने का समय निकालना उनके लिए बहुत दुर्लभ था। मां की घूरती निगाहों के बाद यामिनी चक्रवर्ती ने झट से अपना फ़ोन नीचे रख दिया, मुस्कुराई और चावल में अपना सिर छिपा लिया। परिवार खाना खा रहा था कि तभी जियान की मां ने अचानक और लापरवाही से अपने बैग से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और सत्यजीत चक्रवर्ती के सामने रख दिया। नौकरानी ने इसे कल कमरे की सफाई करते समय देखा था। सत्यजीत चक्रवर्ती का चेहरा ये देखकर हरा पड़ गया। क्या ये वही कविता नहीं थी जो उन्होंने परसों रात अपने अध्ययन कक्ष में मेहर अवस्थी को कसूर मेरा नहीं गाते हुए सुनने के बाद लिखी थी, जिसने उन्हें अपने पहले प्यार की याद दिला दी, उन्हें रुला दिया और उन्होंने इसे एक ही बार में लिख दिया था। यह उनकी पत्नी के हाथों में कैसे पहुंच गई? दबंग महिला सीईओ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखकर सत्यजीत चक्रवर्ती ने तुरंत कहा, मेरी पत्नी ने कहा कि बड़े सोहन और उनकी टीम एक राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। बड़े सोहन चिंतित हैं कि प्रतिभागियों का स्तर पर्याप्त नहीं है और कोई खास प्रतिभा नहीं होगी, इसलिए उन्होंने जोर दिया कि मैं भाग लेने के लिए एक कविता लिखूं। मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अनिच्छा से सहमत होना पड़ा। जियान की मां ने अपनी आंखें सिकुड़ी, होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। तो लोमड़ी की आत्मा की यादों पर आधारित ये कविता प्रतियोगिता के लिए आपकी प्रविष्टि है? हाँ। सत्यजीत चक्रवर्ती ने बार बार सिर हिलाया, फिर तुरंत अपना सिर झटकते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब यह है कि यह कविता प्रतियोगिता के लिए मेरी प्रविष्टि तो है, लेकिन ये किसी को याद करने के बारे में नहीं है। मैंने इसे प्रतियोगिता के नियमों का पालन करने के लिए लिखा है। प्रतियोगिता के नियम? जियान की मां ने उन्हें ठंडे स्वर में देखा। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बड़े सोहन से पूछ लीजिए। ये कविता प्रतियोगिता सबके लिए खुली है, हर कोई भाग ले सकता है। प्रारंभिक दौर में 50 प्रतियोगियों का चयन किया जाता है जो अंतिम दौर में भाग लेंगे। प्रारंभिक दौर का विषय भावना है और सभी को भावना विषय पर कविता लिखने के लिए कहा गया है। सत्यजीत चक्रवर्ती मुस्कुराए और अपनी पत्नी से विनम्रतापूर्वक बोले, मेरी प्यारी पत्नी, प्रतियोगिता में प्रेम के बारे में लिखना है, इसलिए यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं इसे लिख सकता हूँ। क्या आप सहमत नहीं हैं? यामिनी चक्रवर्ती सन्नाटे में सुनती रहीं। उनके पिता कभी इतना विश्वसनीय झूठ नहीं बोल सकते थे। क्या सच में ऐसी कोई कविता प्रतियोगिता हो सकती है? जियान की मां को भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने शांत भाव से कहा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता के लिए प्रचार सामग्री तो होनी ही चाहिए, है ना? मुझे दिखाओ। ठीक है। सत्यजीत चक्रवर्ती तुरंत अध्ययन कक्ष में गए और सचमुच सुंदर ढंग से छपी प्रचार सामग्री का एक बंडल ले आए।
यामिनी चक्रवर्ती ने झुककर देखा। राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने और पारंपरिक कविता को आगे बढ़ाने के लिए केरावगढ़ लेखक संघ, राष्ट्रीय काव्य परिषद, स्थानीय लेखक संघों, राष्ट्रीय काव्य नेटवर्क, राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क, ट्रांडब्स और एमेच्योर स्टेशन के सहयोग से प्रथम राष्ट्रीय काव्य महोत्सव का आयोजन कर रहा है। प्रारंभिक दौर का विषय प्रेम है। प्राचीन काल से ही प्रेम शब्द 1000 सोने के सिक्कों से भी अधिक मूल्यवान रहा है। प्रतिभागियों को प्रेम विषय पर कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रारंभिक दौर में 50 उत्कृष्ट लेखकों का चयन किया जाएगा और अंतिम दौर एमेच्योर स्टेशन पर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। सभी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। यामिनी चक्रवर्ती चौंक गईं। क्या सच में ऐसी कोई प्रतियोगिता थी? क्या पापा ने मामा सोंग के साथ मिलकर ये प्रतियोगिता सिर्फ मम्मी के सवालों का जवाब देने के लिए आयोजित की थी? फिर मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता यूं ही आयोजित नहीं की जा सकती। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि पापा इस बार भाग्यशाली रहे। ये कविता प्रतियोगिता बस उनका बहाना बन गई। वैसे ये शौकिया लोगों के लिए एक वेबसाइट है। हैरानी की बात है कि इस कविता प्रतियोगिता के आयोजकों में कहानी बॉक्स भी शामिल है। हाँ, हमारी छोटी बिलिबिली दिन ब दिन और भी समझदार होती जा रही है। सोचें तो, कहानी बॉक्स में साहित्य और कविता अनुभाग तो हैं, लेकिन वे आमतौर पर कम लोकप्रिय होते हैं और उन पर ट्रैफिक भी कम होता है। ज़्यादातर लोग अब भी बड़ी और सरल सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार मैं इतनी उच्च स्तरीय पारंपरिक कविता प्रतियोगिता में शामिल होंगी। यहाँ तक कि फाइनल भी शौकिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारित होगा। कमाल है। पास खड़ी जियान की मां को आखिरकार यकीन हो गया, लेकिन फिर अचानक उनका ध्यान यामिनी चक्रवर्ती की ओर गया। तुम्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। क्या? यामिनी चक्रवर्ती ने अविश्वास से अपनी नाक की ओर इशारा किया। माँ, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या मेरा कविता लिखने से कोई लेना देना है? जियान की माँ ने यामिनी चक्रवर्ती को ऊपर से नीचे तक देखा और जब उन्होंने देखा कि उसने लो कट ऑफ शोल्डर शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनी हुई है तो उनकी भौहें तन गईं। रोज ऐसे कपड़े पहनना और उस वेबसाइट पर वीडियो पोस्ट करना, ये कैसा व्यवहार है? कविता लिखना और मन को विकसित करना बेहतर होगा। यामिनी चक्रवर्ती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। कविता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हें फाइनल तक पहुंचना होगा। अगर तुम नहीं पहुंची तो तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना होगा और घर पर यूं ही मौज मस्ती करने की इजाज़त नहीं होगी। अरे! अध्याय 44 मेहर अवस्थी का व्यक्तित्व। दोपहर, ड्रीमलाइन सिटी, क्रिसेंट एंटरटेनमेंट कंपनी। जब मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना कंपनी पहुंचे तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। मेहर अवस्थी ने कार में थोड़ी देर आराम किया और कंपनी पहुंचते ही उन्होंने तुरंत कपड़े बदले और अभ्यास कक्ष में चली गईं। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट को उद्योग में एक अच्छी दूसरी श्रेणी की कंपनी माना जाता है। मेहर अवस्थी, जो उनकी मुख्य कलाकार हैं, के अलावा उनके पास कई शीर्ष कलाकार और कुछ लोकप्रिय गर्ल ग्रुप भी हैं। मेहर अवस्थी उसी अभ्यास कक्ष का उपयोग करती थी जिसका उपयोग आमतौर पर गर्ल ग्रुप करते हैं। ये चारों तरफ शीशों वाला एक बहुत ही विशाल कमरा है जो विशेष रूप से नृत्य अभ्यास के लिए बनाया गया है। सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में मेहर अवस्थी एक तेज गाना गाएंगी और साथ ही कुछ गायन और नृत्य भी करेंगी। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव है, इसलिए उन्हें अभ्यास के लिए मिले समय का पूरा फायदा उठाना होगा। दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता संगीत निर्देशक से बात करने गईं, जबकि रेयांश खन्ना अभ्यास कक्ष में मेहर अवस्थी के साथ थे। रेयांश खन्ना ने पहले तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब उन्होंने मेहर अवस्थी को कपड़े बदलकर प्रशिक्षण कक्ष में आते देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। नृत्य का अभ्यास करने के कारण मेहर अवस्थी ने नर्तकी की अभ्यास पोशाक पहनी हुई थी, जो बहुत तंग, शरीर से चिपकी हुई थी और उनके कारुस को उभार रही थी। उसके लंबे बाल एक पोनीटेल में बंधे थे और ग्रे रंग की ट्रेनिंग यूनिफॉर्म ने उसके सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बना दिया था, जिससे वह बेहद सेक्सी लग रही थी। खासकर उसकी लंबी टांगें, जो टाइट स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई थीं, उनकी पतली, सुडौल और आकर्षक बनावट को बखूबी दिखा रही थीं। ये लड़का दुबला पतला दिखता है, लेकिन उसका शरीर कितना हॉट है। रेयांश खन्ना थोड़ा हैरान रह गया। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था, इसने उसे बुरी तरह प्रभावित किया, ऐसा कुछ जिसे कोई सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। तभी रेयांश खन्ना की आंखों के सामने कुछ लंबे समय से खोई हुई पंक्तियां दिखाई दी। मुलाकात, पृथ्वी स्मृति प्रतिकृति का काम चल रहा है, जो 100% पूरा हो चुका है। अकेला जज्बा की पृथ्वी स्मृतियों को रीमास्टर किया जा रहा है, जो 60% पूरा हो चुका है। शाश्वत कविता संग्रह को पृथ्वी की स्मृति तकनीक का उपयोग करके प्रतिकृत किया जा रहा है। प्रतिकृति 100% पूरी हो चुकी है। गो फाइटिंग कार्यक्रम की पृथ्वी स्मृति प्रतिकृति परियोजना वर्तमान में 30% पूर्ण है। मुलाकात और शाश्वत कविता संग्रह के साथ ही वह सीधे 100% पूर्ण हो गया। पल भर में मुलाकात गीत के बोल, संगीत, वादन और गायन की बारीकियां बिना किसी चूक के उसके मन में अंकित हो गईं। फिर पृथ्वी पर तांग और सोंग युग की सभी प्रसिद्ध कविताएं उसके मन में मेढक के बच्चों की तरह तैरने लगीं।
वह जब चाहे इन क्लासिक छंदों को अपने मन से निकाल सकता है। ये पहली बार था जब रेयांश खन्ना को एक ही समय में 2 स्मृतियां 100% पूर्ण मिलीं। यह आश्चर्य मेहर अवस्थी के तन प्रशिक्षण वस्त्रों के आश्चर्य के समान था, जिसने रेयांश खन्ना को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। लेकिन मेहर अवस्थी को तन पोशाक में देखने से स्मृति प्रतिकृति की प्रगति क्यों बढ़ जाती है? तुम कितने निर्दयी हो, गोल्डन फिंगर। क्या देख रहे हो? रेयांश खन्ना सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें थोड़ी शर्मिंदा और नाराज आवाज सुनाई दी। रेयांश खन्ना अपनी तंद्रा से बाहर आए और देखा कि मेहर अवस्थी की ठंडी आंखें उन्हें घूर रही हैं। उन्होंने झट से कहा, मैंने सच में नहीं देखा, मुझे अचानक कुछ खुशी की बात याद आ गई। मेहर अवस्थी ने उन्हें गौर से देखा, क्या खुशखबरी है? रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, मेरे बॉस ने सुरों का संग्राम में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मेरा बोनस शायद थोड़ा बढ़ जाएगा। मेहर अवस्थी को शायद उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गईं, फिर मुड़कर एक तरफ चली गईं और वार्म अप के लिए अपने हाथ पैर फैलाने लगीं। जैसे ही उन्होंने अपना सिर घुमाया, उनके होंठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। अरे दिव्या जी, मेहर को डांस प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस आउटफिट पहनना है और ये कपड़े तो बहुत तंग हैं। हमें मिस्टर खन्ना को प्रैक्टिस रूम में उसकी रखवाली के लिए नहीं रखना चाहिए था। ये बहुत असुविधाजनक है। ऊपर संगीत निर्देशक के कार्यालय में प्रवेश करने ही वाली रितिका मेहता ने अचानक अपना माथा पीट लिया और दिव्या कपूर से कहा। दिव्या कपूर शांत रहीं और हल्के से बोली, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? जब हमने श्री खन्ना को रुकने के लिए कहा तो मेहर ने मना नहीं किया। ऐसा ही लगता है। रितिका मेहता चौंक गईं और ध्यान से सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह सच है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेहर पहले कभी किसी पुरुष को ऐसे कपड़े पहने नहीं देखती थी। क्या हुआ? अभ्यास कक्ष में मेहर अवस्थी के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त नृत्य शिक्षिका आ गईं, वह भी एक महिला थीं। नृत्य शिक्षिका के आते ही वह एक पुरुष को देखकर हैरान रह गईं। फिर मेहर अवस्थी को कोई आपत्ति न देखकर वह भी आश्चर्यचकित हुईं, लेकिन कुछ नहीं बोलीं। उन्होंने मानो रेयांश खन्ना को अनदेखा कर दिया और मेहर अवस्थी को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। दरअसल मेहर अवस्थी सुरों का संग्राम में प्रस्तुति देते समय इस तरह के कपड़े नहीं पहनतीं। वह अभ्यास के दौरान सुविधा के लिए ही इसे पहन रही हैं। हालांकि अभ्यास के दौरान कुछ हरकतें काफ़ी जोरदार थीं। उदाहरण के लिए, एक हरकत में उन्होंने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर मोड़ा, जिससे मेहर अवस्थी के कर्व्स बेहद उभरकर सामने आए, जिससे लोग शर्मा गए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। जब मेहर अवस्थी ने ये हाव भाव दिखाया तो उन्होंने अनजाने में रेयांश खन्ना की ओर देखा और उनकी मुद्रा कुछ अप्राकृतिक हो गई। रेयांश खन्ना को खांसी आई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब और नहीं रुकना चाहिए। बाद में शायद कुछ और भी अजीब हो सकता है और मेहर अवस्थी शायद उन्हें बाहर निकाल देंगी। रेयांश खन्ना उठे और खुद ही प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चले गए। मेहर अवस्थी हैरान रह गईं, रेयांश खन्ना की जाती हुई आकृति को देखती रहीं, उनकी शांत आंखें थोड़ी झपकती रहीं, वह सोच में डूबी हुई थीं। श्रीमती अवस्थी, श्रीमती अवस्थी। डांस टीचर ने मेहर अवस्थी को कुछ बार आवाज़ दी, तब जाकर उसे होश आया और उसने अपने डांस की प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित किया। रेयांश खन्ना अभी ट्रेनिंग रूम से बाहर ही निकले थे कि उनके फ़ोन में वाइब्रेशन हुई। उन्होंने फ़ोन निकाला और देखा कि उस शौकिया वेबसाइट से कई नोटिफिकेशन आए थे। आपके वीडियो सीधी राह को 5 लाख व्यूज़ मिलने पर बधाई। आपके वीडियो सीधी राह को 10 लाख व्यूज़ मिलने पर बधाई। आपके वीडियो सीधी राह को 20 लाख व्यूज़ मिलने पर बधाई। 7 लाख फॉलोअर्स पार करने पर बधाई। 8 लाख फॉलोअर्स पार करने पर बधाई। सीधी राह को रिलीज होने के सिर्फ 3 घंटे में ही 20 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। काफ़ी आश्चर्यजनक गति। रेयांश खन्ना ने अपने कमेंट सेक्शन में किसी को ये कहते हुए देखा कि शौकिया वीडियो प्लेटफॉर्म के इतिहास में 20 लाख व्यूज़ तक पहुंचने वाला ये सबसे तेज़ वीडियो होना चाहिए। क्या ये वाकई एक रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि है? रेयांश खन्ना को यकीन नहीं था कि यह सच है, लेकिन जल्द ही उन्हें शौकिया वेबसाइट से एक और सूचना मिली। प्रिय राग साहिल, बधाई हो। आपके वीडियो सीधी राह ने 2 घंटे 58 मिनट में 20 लाख व्यूज़ हासिल कर लिए हैं, जिससे आप यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज़ वीडियो क्रिएटर बन गए हैं। हम आपके और भी चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। इसने वाकई रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसे आधिकारिक प्रमाणन भी मिल गया। रेयांश खन्ना को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। आम उपयोगकर्ताओं के लिए बने प्लेटफॉर्म पर सीधी राह का इस्तेमाल करना पहले से ही गेम चेंजर साबित हो चुका था और प्लेगरिज्म कांड और मेहर अवस्थी की लोकप्रियता के साथ 20 लाख व्यूज़ तो बस शुरुआत ही होनी चाहिए थी। इसी क्षण जलपरी गायिका ने प्लेटफॉर्म पर एक निजी संदेश भेजा, जो स्पष्ट रूप से जल्दबाजी में था। आज जो मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। हालांकि यह महिला गोरी, सुडौल और थोड़ी मंदबुद्धि है, लेकिन वास्तव में वह काफ़ी अच्छी इंसान है। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या बात है? सागरिका स्टार, क्या आपने शौकिया वेबसाइट के होम पेज पर विज्ञापन देखा?
रेयांश खन्ना होम पेज पर गए और पूछा, आपका मतलब राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता से है? हाँ, जलपरी गायिका ने कहा, तुम गीत लिखने में इतने अच्छे हो, कविता लिखने में भी अच्छे ही होगे, है ना? मेरी माँ चाहती है कि मैं इस कविता प्रतियोगिता में भाग लूं, और उन्होंने कहा कि अगर मैं देश भर में शीर्ष 50 में नहीं आई तो मुझे अब शौकिया प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। क्या यह मुझे मार नहीं रहा है? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अध्याय 45। एक माँ की चिंता जब उसका बेटा दूर चला जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका घोस्ट राइटर बनूं? सागरिका स्टार से संदेश देखकर रेयांश खन्ना हंसे बिना नहीं रह सके और उन्होंने एक सवाल के साथ जवाब दिया। क्या संयोग है! जैसे ही शाश्वत कविता संग्रह का पुनरुत्पादन 100% तक पहुंचा, उसी समय शौकिया वेबसाइट पर एक कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा शौकिया वेबसाइट के होम पेज पर प्रचार पृष्ठ के अनुसार ये राष्ट्रीय काव्य महोत्सव, कैरावगढ़ लेखक संघ, राष्ट्रीय काव्य परिषद, राष्ट्रीय काव्य नेटवर्क और राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क जैसे कई प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर है। मैं तांग और सोन की कविताओं का उपयोग कर सकता हूँ। खैर, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि दुनिया भर की इन क्लासिक कविताओं का उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए यह कोशिश करने का एक अच्छा अवसर है। हाँ हाँ हाँ, मेरी माँ जिद कर रही है कि मुझे टॉप 50 में आना ही होगा, नहीं तो वो मुझे वीडियो क्रिएटर नहीं बनने देंगी। क्या ये मुझे मार नहीं रहा? हनी, तुम बस खड़े होकर मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। जलपरी गायिका ने हड़बड़ी में कई संदेश भेजे। रेयांश खन्ना ने बेबसी से जवाब दिया, अगर तुम देश भर में टॉप 50 में आ जाती हो तो फाइनल का सीधा प्रसारण होगा। अगर तुम्हें मौके पर ही कविता लिखनी पड़े तो क्या इससे तुम्हारा राज नहीं खुल जाएगा? कुछ देर बाद जलपरी गायिका ने उदास होकर जवाब दिया, धत तेरे की, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम सही कह रहे हो, हमने अभी अभी चोरी की अफवाहों को साफ किया है। अगर हम खुद ही अपनी नकल कर लें तो क्या ये खुद को थप्पड़ मारने जैसा नहीं होगा? इस बार मैं खुद पर भरोसा करूंगी। जलपरी गायिका काफ़ी बेबाक थी, यहाँ तक कि उसने रेयांश खन्ना को हम कहकर संबोधित किया। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, लगे रहो। हम, ठीक है। जलपरी गायिका ने अचानक पूछा, क्या आप भाग ले रहे हैं? रेयांश खन्ना ने कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। वाह, आप सच में कविता लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छा करते रहिए, आपको कम से कम शीर्ष 50 में तो आना ही चाहिए और हमारे संगीत वर्ग का नाम रोशन करना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जलपरी गायिका से बातचीत खत्म करने के बाद रेयांश खन्ना ने शौकिया वेबसाइट के होम पेज पर जाकर कविता प्रतियोगिता के नियम देखे। प्रारंभिक चरण में आयोजक के ईमेल पते पर प्रविष्टियां भेजनी थीं। जजों ने 100 प्रविष्टियां चुनी, जिन्हें बाद में ट्रेंड्स पर नेटिजन्स के वोट के लिए पोस्ट किया गया। शीर्ष 50 वोट पाने वाले फाइनल में पहुंचेंगे। फाइनल का सीधा प्रसारण होगा और कुछ लोकप्रिय हस्तियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की घोषणा होते ही शौकिया मंच का पारंपरिक राष्ट्रीय शैली अनुभाग जीवंत हो उठा। प्राचीन शैली अनुभाग उन लोगों को एक साथ लाता है जो पारंपरिक राष्ट्रीय संस्कृति से प्यार करते हैं, जैसे कि विरासत, जातीय परिधान, पारंपरिक खान वस्त्र, प्राचीन शैली के गीत और प्राचीन कविताएं। हालांकि पारंपरिक राष्ट्रीय शैली अभी भी अपेक्षाकृत सीमित दायरे में है और इसकी दैनिक लोकप्रियता अधिक नहीं है। प्राचीन शैली क्षेत्र के लोग अक्सर अफसोस जताते हैं, हमारी पारंपरिक संस्कृति अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा कब वापस पाएगी। ये राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता निस्संदेह सभी के लिए पारंपरिक राष्ट्रीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है। यह विशिष्ट वीडियो रचनाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच भी है। अगर मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश भर में शीर्ष 50 में जगह बना लूं और यहां तक कि फाइनल में भी पहुंच जाऊं, तो यह मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। कविता प्रतियोगिता की घोषणा के कुछ ही समय बाद परंपरागत राष्ट्रीय शैली वाले अनुभाग में कुछ वीडियो निर्माताओं ने अपनी प्रविष्टियां पोस्ट की और कहा कि उन्होंने अपना काम पहले ही जमा कर दिया है। वीडियो बनाने वाली कियारा दत्ता 20 साल की एक युवती हैं और राष्ट्रीय भाषा एवं साहित्य में स्नातक की पढ़ाई कर रही कॉलेज छात्रा हैं। उन्हें अक्सर पारंपरिक खान परिधान पहने और सुलेख ब्रश से प्राचीन कविताएं लिखते हुए वीडियो पोस्ट करना पसंद है। कियारा दत्ता अपनी खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण कई प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में एक कविता प्रतियोगिता के लिए अपनी रचना का प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इसे तुरंत कई प्रशंसकों का समर्थन मिला और यह वीडियो जल्द ही होम पेज पर प्रदर्शित हो गया, जिसे रेयांश खन्ना ने भी देखा। ये लोग तो बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। रेयांश खन्ना ने चारों ओर देखा और पाया कि न केवल कियारा दत्ता बल्कि प्राचीन शैली के कई जाने माने वीडियो रचनाकारों ने भी इसमें भाग लिया था। इन सभी की रचनाएं प्रेम के बारे में बात करना विषय से मिलती जुलती हैं और प्रेम के इर्द गिर्द घूमती हैं। रेयांश खन्ना थोड़ा उदास हो गए। उनके मन में पहले से ही कई अच्छी कविताएं थीं, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि भावना का दायरा वास्तव में काफ़ी व्यापक है और इसे जरूरी नहीं कि केवल रोमांटिक प्रेम तक ही सीमित रखा जाए।
तभी फोन की घंटी बजी। उसकी माँ सुहासिनी खन्ना का फोन था। माँ। जैसे ही रेयांश खन्ना ने फोन उठाया, उसके मन में एक सौम्य और दयालु चेहरा उभर आया और उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। शाओ जो, काम कैसा चल रहा है? मेरी माँ ने धीरे से पूछा। रेयांश खन्ना ने अपने परिवार को पहले ही बता दिया था कि उसे ड्रीमलाइन सिटी में रहने और खाने की सुविधा वाली नौकरी मिल गई है, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि नौकरी किस तरह की है। परिवार को तलाक के बारे में पता था, लेकिन उसकी आमतौर पर सौम्य माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस रेयांश खन्ना को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहा और यह भी कहा कि अगर वह आराम करना चाहता है तो कुछ समय के लिए अपने गृहनगर वापस आ सकता है। हालांकि रेयांश खन्ना को जल्दी ही एक पुरुष सहायक की नौकरी मिल गई और वह अपने गृहनगर वापस नहीं लौटा। वापस जाने से उसकी माँ की चिंता और बढ़ जाती। माँ, सब ठीक रहा। बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार भी बढ़िया है। रेयांश खन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छी बात है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में ड्रीमलाइन सिटी में ठंड बढ़ेगी, इसलिए एक और परत वाले कपड़े पहनना और ज़्यादा खाना याद रखना। पिछली बार जब हमने वीडियो चेक की थी तब तुम पतले लग रहे थे। मैंने तुम्हारा पसंदीदा ठंडा खरगोश बनाया है और उसे प्लास्टिक में पैक करवाकर कल बाजार से तुम्हारे पास भेज दूंगी। जैसे ही माँ की बड़बड़ाती आवाज़ फ़ोन पर आई, रेयांश खन्ना की नाक में अचानक थोड़ी सी चुभन महसूस हुई। मुझे लगता है कि घर से दूर रहने वाले हर बच्चे को अपनी माँ की ये जानी पहचानी ताना बाना सुनकर ऐसा ही महसूस होता होगा। उनकी माँ काफ़ी देर तक बोलती रहीं और रेयांश खन्ना चुपचाप सुनते रहे, मुस्कुराते हुए जवाब देते रहे। फ़ोन रखने से ठीक पहले उनकी माँ ने अचानक कहा, शाओ जो, तुम अभी जवान हो और तुम्हारे अभी बच्चे नहीं हैं। जल्दी मत करो, तुम्हें सही जीवनसाथी देर सवेर मिल ही जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि तलाक उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन वे सीधे तौर पर यह कहना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ उन्हें इस तरह दिलासा दिया। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, माँ चिंता मत करो, मैं भविष्य में आपके लिए इससे भी बेहतर बहू ढूंढूंगा। ठीक है, जल्दी नहीं है, माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ, क्या आपकी गर्दन की हड्डी ठीक है? रेयांश खन्ना ने अचानक पूछा। उनकी माँ बचपन में अक्सर डेस्क पर काम करती थी, इसलिए उन्हें गर्दन में थोड़ी तकलीफ रहती है। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम काम पर जाओ। माँ से फ़ोन रखने के बाद रेयांश खन्ना थोड़ा खोया हुआ सा महसूस कर रहे थे। ड्रीमलाइन सिटी मेरे गृहनगर गोंगचेंग से 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। हवाई जहाज से तो आधा दिन ही लगता है, लेकिन घर गए कितना समय हो गया है। एक माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, चाहे वह कितनी भी दूर चला जाए। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की नज़रों में वह हमेशा वही बच्चा रहेगा जिसकी उसे चिंता रहती है। और मेरा क्या, मैं काम और जिंदगी में व्यस्त हूँ, क्या मैं अपनी माँ का पर्याप्त ख्याल रख पा रहा हूँ? क्या तुम ठीक हो? पीछे से एक शांत आवाज़ आई। रेयांश खन्ना ने मुड़कर देखा तो मेहर अवस्थी ने कैजुअल कपड़े पहन लिए थे। उसकी आंखें नम थीं और उनमें चिंता झलक रही थी। रेयांश खन्ना ने अपनी आंखें पोंछीं और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। क्या तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो गई? मेहर अवस्थी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कहा, दिव्या जी ने डायरेक्टर गुलाटी से बात कर ली है। रितिका हमें घर ले जाएगी। ये कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि चलो घर चलते हैं। वाक्यांश अस्पष्ट है, इसलिए उसने अपने होंठ दबाए, कुछ और न कहने का फैसला किया और लिफ्ट की ओर चलने लगी। रेयांश खन्ना उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन चलते चलते उसके मन में प्रेम पर एक कविता बार बार आ रही थी। हालांकि ये कविता रोमांटिक प्रेम के बारे में नहीं, बल्कि पारिवारिक स्नेह के बारे में थी। अध्याय 46 राग साहिल कभी भी वह नहीं हो सकता था। रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी एक साथ लिफ्ट से उस ऑफिस बिल्डिंग के भूमिगत पार्किंग स्थल पर गए, जहां क्रिसेंट एंटरटेनमेंट स्थित था, जहां रितिका मेहता पहले ही गाड़ी चलाकर आ चुकी थीं और इंतजार कर रही थीं। दिव्या कपूर एक पत्रिका से बात करने गई थीं। रेयांश खन्ना भी इस पत्रिका को जानते थे। इसका नाम टाइम था, एक शीर्ष फैशन पत्रिका, और कई हस्तियों के लिए इसके कवर पर आना सम्मान की बात मानी जाती थी। दिव्या कपूर का दौरा मेहर अवस्थी की टाइम पत्रिका के कवर फोटो पर चर्चा करने के लिए था। मेहर अवस्थी को इन दिनों लगातार काम मिल रहे हैं, जो सुरों का संग्राम के पिछले सीजन में उनकी जीत के बाद से लगातार मिल रहे हैं। दिव्या जी ने कहा कि उन्हें किसी दिन शिक्षक राग साहिल को डिनर पर आमंत्रित करना चाहिए और उनके साथ दीर्घकालिक सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना सबसे अच्छा होगा, ताकि वे हमारे नए गाने गा सकें। रितिका मेहता ने गाड़ी चलाते हुए दिव्या कपूर के बोलने के अंदाज की नकल की। मेहर अवस्थी ने एक पल सोचा और फिर अचानक कहा, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ रहते हैं और मेरे पास उनका संपर्क नंबर भी नहीं है। रितिका मेहता हंस पड़ी। मेहर, तुम मेहर अवस्थी हो, तुम्हें किसी आदमी से उसका संपर्क नंबर पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही तुम्हें ढूंढने आ जाएगा। मेहर अवस्थी एक पल रुकी, फिर बोली, वे उस तरह के इंसान नहीं हैं। रितिका मेहता ने उलझन में पूछा, मेहर, तुम उससे कभी मिली भी नहीं, तुम्हें कैसे पता कि वो उस तरह का इंसान है?
कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मेहर अवस्थी ने शांत भाव से कहा, ऐसा लगता है जैसे। रितिका मेहता ने कंधे उचकाए और गाड़ी चलाती रहीं। रेयांश खन्ना ने अनसुना करने का नाटक किया और मानो लगन से काम कर रहे थे। जी हाँ, उनका काम मेहर अवस्थी पर नज़र रखना था, इसलिए इस समय वो मेहर अवस्थी के चेहरे को घूर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि औरतों की छठी इंद्री वाकई बहुत शक्तिशाली होती है। मेहर अवस्थी को अपने अंतर्ज्ञान से पता चल गया था कि राग साहिल को उनमें एक बड़ी स्टार में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेशक यह अरुचि इसलिए नहीं थी कि मेहर अवस्थी खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मेहर अवस्थी इतनी खूबसूरत और मशहूर हैं कि अपनी पिछली नाखुशहाल शादी के बाद अब उन्हें खूबसूरत महिला हस्तियों से कुछ हद तक नफरत हो गई है। शादी करने के लिए किसी सभ्य और गुणी इंसान को चुनना चाहिए। मेहर अवस्थी को शायद यह एहसास हो गया था कि रेयांश खन्ना की निगाहें उनके चेहरे पर टिकी हुई हैं, इसलिए उन्होंने अपना शरीर एक तरफ घुमा लिया और अपना माथा कार की खिड़की से सटा लिया, जिससे रेयांश खन्ना को सिर्फ उनके सिर का पिछला हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। आज सुबह उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया था, दोपहर 1 बजे तक लंच नहीं किया था और दोपहर में डांस की प्रैक्टिस के लिए कंपनी वापस आ गई थी। वह वाकई थोड़ी थकी हुई थी। मेहर अवस्थी जल्दी ही सो गईं, उनका गाल कार की खिड़की से सटा हुआ था और उनका शरीर आराम से था। रितिका मेहता ने लाल बत्ती का फायदा उठाकर पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मेहर को इतना आराम से देखना दुर्लभ है। क्या यह इसलिए है क्योंकि उन्हें किसी के सुरक्षा कवच में होने से ज़्यादा सुकून मिलता है? श्री खन्ना को बहन की निजी सहायक बनाना एक समझदारी भरा फैसला लगता है। मेहर अवस्थी को सोते हुए देखकर रेयांश खन्ना ने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा। वह बहुत दूरदर्शी थे और थोड़ी देर में ही फ़ोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। जब मैंने उसे उठाया तो मुझे उस शौकिया वेबसाइट से कई निजी संदेश मिले। नमस्कार राग साहिल, मैं स्टाररी स्काई एंटरटेनमेंट का संगीत निर्देशक हूँ। क्या आप सीधी राह के कॉपीराइट को बेचने की योजना बना रहे हैं? नमस्कार, मैं ऑरोरा रिकॉर्ड्स के गीत लेखन विभाग का उपनिदेशक हूँ। हम वर्तमान में प्रतिभाशाली गीतकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह मेरा फ़ोन नंबर है। यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। श्री राग साहिल, मैं शाइनिंग एंटरटेनमेंट के संगीत विभाग से हूँ। क्या आप विशेष गीतों के ऑर्डर लेने में रुचि रखते हैं? हम व्यक्तिगत रूप से मूल्य पर चर्चा कर सकते हैं। स्टाररी स्काई एंटरटेनमेंट, ऑरोरा रिकॉर्ड्स और शाइनिंग एंटरटेनमेंट, ये सभी उद्योग जगत की जानी मानी कंपनियां हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सभी मुझसे संपर्क करेंगी। इन जानी मानी कंपनियों के अलावा मेरे निजी इनबॉक्स में संगीत स्टूडियो, गायकों और प्रबंधन कंपनियों के भी कई संदेश हैं, जिनमें से अधिकांश में गीतों का अनुरोध किया गया है। रेयांश खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने लोकप्रिय हो जाएंगे। सिर्फ ये कंपनियां और स्टूडियो ही नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित व्यक्ति फिर उनके पास आया। टीचर राग साहिल, माफ़ कीजिए, मैं पल्लवी सूरी हूँ। तान्या बंसल को आपका नया गाना बहुत पसंद आया है और हम आपकी संगीत प्रतिभा की भी तारीफ करते हैं। क्या आप कभी साथ में खाना खाना चाहेंगे? तो एक एजेंट से जैसी उम्मीद की जाती है, पल्लवी सूरी ठीक उसी समय पहुंची जब दिव्या कपूर ने उन्हें डिनर पर बुलाने की बात कही थी। रेयांश खन्ना ने सीधे जवाब दिया, माफ़ कीजिए, मैं चीन में नहीं हूँ। पल्लवी सूरी ने जिद की, ओह कोई बात नहीं। टीचर राग साहिल, क्या हम एक दूसरे को व्हाट्सएप या क्यू पर जोड़ सकते हैं? तान्या बंसल आपसे संगीत रचना पर चर्चा करना चाहती हैं। रेयांश खन्ना मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हालांकि तान्या बंसल भी उनकी तरह संगीत की छात्रा थी, लेकिन वह गाने में तो अच्छी थी, पर गीत लेखन में नहीं। वह किस तरह की संगीत रचना कर सकती हैं? क्या हमें पहले उनसे नज़दीकी बनाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उनसे गाना गाने के लिए कहना चाहिए? रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए, यहाँ आधी रात हो चुकी है। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। अगली बार ज़रूर करूँगा। उन्होंने वहाँ क्या कहा? तान्या बंसल अपने घर पर पल्लवी सूरी से एक सवाल पूछ रही थीं। पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल को अपने फ़ोन पर राग साहिल का जवाब दिखाया और तान्या बंसल ने उलझन में पूछा, उन्होंने मुझे फिर से मना कर दिया। क्या उन्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? पल्लवी सूरी ने बेबसी से कहा, मैंने उन्हें आपका नाम बता दिया है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे। मुझे लगता है कि कई एंटरटेनमेंट कंपनियां उन्हें ढूंढ रही हैं, जिनमें कुछ बड़े नाम वाले गायक भी शामिल हैं। तान्या बंसल चुप हो गईं। वैसे वो फिलहाल मेहर अवस्थी के साथ काम कर रहे हैं, जो सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में उनसे 2 पायदान ऊपर हैं। दरअसल मेहर अवस्थी और राग साहिल के बीच का रिश्ता इतना सरल नहीं हो सकता। तान्या बंसल असल में राग साहिल साहित्यिक चोरी कांड का इस्तेमाल मेहर अवस्थी को इस विवाद में घसीटने के लिए करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली शौकिया वीडियो निर्माता इतना कमाल कर देगा और अगले ही दिन सीधी राह जैसा एक ज़बरदस्त गाना रिलीज़ कर देगा। भला ऐसा प्रतिभाशाली गीतकार और संगीतकार कौन नहीं चाहेगा? इसीलिए तान्या बंसल ने पल्लवी सूरी से राग साहिल से दोबारा गाने के लिए कहने को कहा, लेकिन इस बार भी उन्हें मना कर दिया गया।
बहन चेन, क्या आपको लगता है कि यह राग साहिल सच में विदेश में है? तान्या बंसल ने अपनी बात मानने से इनकार कर दिया और पल्लवी सूरी से बार बार यही सवाल किया। पल्लवी सूरी रुकी, अपना फ़ोन उठाया, शौकिया वेबसाइट पर गईं और राग साहिल का सीधी राह गाना चलाया। वीडियो में एक व्यक्ति जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, आराम से गिटार बजाता और गाता है। उसकी आवाज़ साफ है लेकिन थोड़ी खनकती हुई। तान्या बंसल असमंजस में थी, लेकिन पल्लवी सूरी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि इस आदमी की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? पल्लवी सूरी ने पहले भी कहा था कि राग साहिल की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन तान्या बंसल ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब ध्यान से सुनने के बाद वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। हाँ, जानी पहचानी सी लग रही है। पल्लवी सूरी ने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन तान्या बंसल को यह असंभव लग रहा था। जब पल्लवी सूरी ने फिर से यह बात उठाई तो तान्या बंसल ने अनजाने में अपना सिर हिलाया। असंभव, बिल्कुल असंभव। रेयांश खन्ना भला ऐसा गाना कैसे लिख सकते हैं? तान्या बंसल के मन में उनके पूर्व पति डरपोक तो नहीं थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वे सुंदर और अपने कामों में स्थिर थे। हालांकि वे संगीत रचना में उतने अच्छे नहीं थे और न ही वे महत्वाकांक्षी थे और उनकी कोई आकांक्षाएं नहीं थीं। उन्हें लगा कि जब तक वे अपना ख्याल रखेंगे और अपनी रक्षा करेंगे तब तक काफ़ी होगा। लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा पुरुष चाहिए जो प्रतिभा से भरपूर हो, एक ऐसा पुरुष जो मुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, सिर्फ एक अच्छा पति या अच्छा इंसान नहीं। तान्या बंसल के अवचेतन में रेयांश खन्ना की छवि पहले से ही बनी हुई थी, इसलिए ये राग साहिल वह नहीं हो सकता था। आवाज़ें भले ही मिलती जुलती हों और राग साहिल नाम में भी जो अक्षर हो, लेकिन इससे क्या साबित होता है? अगर रेयांश खन्ना में वाकई राग साहिल जैसी प्रतिभा होती तो वह उनसे तलाक क्यों लेती? ठीक है, तुम्हें अपने गायन के अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। अगली बार सूरों का संग्राम में तुम्हें शीर्ष 4 में जरूर रहना चाहिए। पल्लवी सूरी ने आह भरी और फिर रेयांश खन्ना का जिक्र नहीं किया। तान्या बंसल ने सिर हिलाते हुए कहा, सीधी राह लड़कियों के गाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब तक राग साहिल मेहर अवस्थी के लिए गाने नहीं लिखते, मुझे उनसे डर नहीं लगता। पल्लवी सूरी ने उन्हें याद दिलाया, मेहर अवस्थी के अलावा बाकी सब भी बहुत अच्छी गायिकाएं हैं। आखिर तान्या बंसल पिछले मैच में 7वें स्थान पर रही थीं। इसका मतलब है कि न केवल मेहर अवस्थी बल्कि बाकी 5 गायिकाएं भी उनसे बेहतर हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तान्या बंसल एक पल के लिए चुप हो गईं। रितिका मेहता स्नोलीफ रेजिडेंसी आवासीय क्षेत्र के भूमिगत पार्किंग स्थल पर गाड़ी लेकर पहुंची। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो मेहर अवस्थी अभी भी सो रही थीं। रितिका मेहता उन्हें बुलाना चाहती थीं, लेकिन रेयांश खन्ना ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रितिका मेहता ने जीभ निकालकर रेयांश खन्ना को देखकर मुस्कुराया और फिर चुप हो गईं, आंखों में मुस्कान लिए मेहर अवस्थी को देखती रहीं। इस समय मेहर अवस्थी कार की खिड़की से टेक लगाकर बैठी थी। उनके लंबे बाल एक चोटी में बंधे हुए घुटनों तक लटक रहे थे। उनके गोरे और गुलाबी गाल रितिका मेहता और रेयांश खन्ना की ओर थे। उनकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, उनका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उनकी नन्ही सी जीभ उनके लाल होठों को चाट रही थी, जिससे वह बेहद प्यारी लग रही थीं। रितिका मेहता ने अपना मुंह ढक लिया और हल्की सी हंसी, फिर रेयांश खन्ना के हैरान चेहरे को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाईं और धीरे से बोली, श्री खन्ना, क्या आप मेहर के साथ कई बार सो चुके हैं? क्या आपको नहीं पता कि सोते समय उसे अपने होंठ चाटना पसंद है? उनके शब्द अस्पष्ट थे, इसलिए रेयांश खन्ना ने तुरंत समझाया, मैं बस श्रीमती अवस्थी के साथ एक ही कमरे में था, साथ नहीं सोया था। रितिका मेहता ने ओह कहा और जवाब दिया, मेरा मतलब यही था। आप क्या सोच रहे हैं? रेयांश खन्ना अवाक रह गए। साफ तौर पर आपको अपनी कही हुई बात से परेशानी है, ठीक है? इसी क्षण मेहर अवस्थी अचानक सीधी खड़ी हो गईं, अपने थोड़े बिखरे बालों को संवारने के लिए हाथ उठाया और उनका चेहरा और भी लाल हो गया। रितिका मेहता ने झट से कहा, मेहर, तुम जाग गई? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गईं। रेयांश खन्ना भी उनके पीछे पीछे बाहर निकले, लेकिन मेहर अवस्थी तुरंत लिफ्ट की ओर नहीं गईं। इसके बजाय वह ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की के पास गईं और रितिका मेहता से फुसफुसाकर बोली, मैंने उसके साथ संबंध नहीं बनाए। रितिका मेहता चौंक गईं, फिर धीरे से हंसते हुए बोली, मेहर, तुमने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल है। मेहर अवस्थी ने पीछे मुड़कर थोड़ी दूर खड़े रेयांश खन्ना को देखा और रितिका मेहता को घूरते हुए कहा, बकवास मत करो। रितिका मेहता मेहर अवस्थी के स्वभाव को जानती थीं, वह उतनी कठोर और निर्दयी नहीं थी जितनी दिखती थीं। इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने ओके का इशारा किया। जी हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेहर, मिस्टर खन्ना सच में बहुत हैंडसम हैं, इतने हैंडसम कि जितना देखते जाओ उतने ही हैंडसम लगते हैं। वैसे क्या वो सोते समय खर्राटे लेते हैं? मेहर अवस्थी बिना कोई भाव दिखाए मुड़ी और चली गई।
रेयांश खन्ना ने दोनों महिलाओं की फुसफुसाहट नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने देखा कि रितिका मेहता ने अपना छोटा सा गोल हाथ उठाकर उन्हें थम्स अप दिया। रेयांश खन्ना ने इसे सहकर्मियों के बीच प्रोत्साहन समझा और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेहर अवस्थी के पीछे पीछे लिफ्ट में चले गए। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और माहौल एकदम शांत था, फिर भी अजीब तरह से सुकून भरा और तसल्ली देने वाला था। घर पहुंचकर मेहर अवस्थी हमेशा की तरह सीधे दूसरी मंजिल पर चली गईं। सीढ़ियों पर आधे रास्ते में वो अचानक पीछे मुड़ी और रेयांश खन्ना को पुकारा। एक पल के लिए झिझकी और बोली, मैं सोते समय अपने होंठ नहीं चाटती। आज मैं बस थकी हुई हूँ। रेयांश खन्ना एक पल के लिए रुके, फिर सिर हिलाकर बोले, ओह। किसी के कुछ कहने से पहले ही मेहर अवस्थी दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। रेयांश खन्ना ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उनकी एक बार शादी हो चुकी थी, फिर भी उन्हें महिलाओं के विचारों की पूरी समझ नहीं थी। मेहर अवस्थी भी ऐसी ही थी और सागरिका स्टार भी। उदाहरण के लिए, उन्हें जल्द ही पता चला कि सागरिका स्टार ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें न केवल उनका जिक्र है, बल्कि उन्हें सवालों के घेरे में भी डाल दिया गया है। अध्याय 47 प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टि। नमस्कार, मैं सागरिका स्टार हूँ। आज मैं गा नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ घोषणा करनी है। मैंने राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में हमारे शौकिया समुदाय के संगीत और नृत्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है। हाँ, क्या आपको आश्चर्य हुआ? सच कहूँ तो मेरे पिताजी वास्तव में एक लेखक हैं, इसलिए मुझमें साहित्यिक गुण हैं। मैंने प्रतियोगिता के लिए अपनी प्रविष्टि लिखना भी पूरा कर लिया है और मैं इसे अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है साधारण। मैं सूर्यास्त में लोगों की भीड़ के बीच दौड़ी। मैं पहाड़ों और महासागरों को पार करते हुए समुद्र में आज़ादी से तैरी। मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था, लोगों के इस सागर के बीच। एक साधारण तुमसे प्यार कर बैठा। तो इस कविता के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या यह अच्छी नहीं है? क्या इसके देश भर में शीर्ष 50 में जगह बनाने की कोई संभावना है? वीडियो में जलपरी गायिका ने एक ढीली टी शर्ट पहनी है जिससे कपड़े थोड़े उभरे हुए लग रहे हैं, लेकिन उसकी कविता लिखने की क्षमता उसके शरीर के अनुपात में बिल्कुल नहीं है। ये तथाकथित कविता न केवल पूरी तरह से बेतुकी है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से सीधी राह के बोलों की नकल भी है। भाई जी, पढ़ना बंद करो, हम एक ही तरफ हैं। ऑनलाइन पठन पाठ्यक्रम। भाई जी, आप बस नाचिए और हमें जीने का एक रास्ता दीजिए। कमेंट सेक्शन में कई लोग पहले से ही इसके लिए गुहार लगा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जो खुद को महान समझते हैं, जबकि वे साफ तौर पर इसमें अच्छे नहीं हैं। रेयांश खन्ना हंस रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी हंसी रुक गई। अपनी कविता सुनाने के बाद जलपरी गायिका ने आगे कहा, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरे अलावा संगीत सेक्शन से एक और व्यक्ति कविता प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कौन है? स्क्रीन पर ज्यादातर कमेंट्स में सागरिका स्टार जैसी बड़ी और गोरी महिला वीडियो क्रिएटर्स का जिक्र था। तभी जलपरी गायिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और चिल्लाए, राग साहिल। जैसे ही नाम लिया गया, स्क्रीन पर कमेंट्स की संख्या अचानक बढ़ गई। अरे वाह, राग साहिल कविता लिख सकता है। जी भी कविता लिख सकते हैं, तो राग साहिल क्यों नहीं? क्या जी ने जो लिखा है उसे कविता कह सकते हैं? राग साहिल, तुम्हें गाने लिखने पर ध्यान देना चाहिए। कविता लेखन को पुराने जमाने के सेक्शन वालों के लिए छोड़ दो। ये कविता प्रतियोगिता सिर्फ शौकिया लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लोगों के लिए खुली है। राग साहिल, आप मत जाइए। कई लोग ये जानकर हैरान थे कि राग साहिल कविता प्रतियोगिता में भाग लेंगे, क्योंकि गीत लिखने और कविता लिखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर लोग राग साहिल को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और कुछ ने तो उन्हें विनम्रता से न जाने की सलाह भी दी। आखिर राग साहिल इस समय काफ़ी मशहूर हैं, इसलिए और गीत लिखना ही उनके लिए सही रहेगा। अगर वे इस कविता प्रतियोगिता से बाहर हो गए तो ये शर्मनाक होगा। ये देखकर रेयांश खन्ना अवाक रह गए। मैंने पहले तो चुपचाप एक पोस्ट डालने का सोचा था, लेकिन मेरे साथी सागरिका स्टार ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन जरा सोच विचार करने पर पता चला कि वह वाकई में राग साहिल को कविता प्रतियोगिता में भाग लेने की बात गुप्त रखने के लिए याद दिलाना भूल गए थे। जल्द ही रेयांश खन्ना ने देखा कि उनके निजी संदेशों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है। लगभग हर कोई जो उनसे पूछने आया था, वह कविता प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कर रहा था। इनमें से कई नेक इरादे वाली और गंभीर सलाहें थीं। राग साहिल, मुझे आपके लिखे गाने बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हों। कविता प्रतियोगिता में भाग मत लीजिए, बस गाने लिखने पर ध्यान दीजिए। राग साहिल जी, क्या आप सचमुच कविता प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं? क्या आप गाएंगे नहीं? मेरी सलाह मानिए, कविता की दुनिया में आगे बढ़ना आसान नहीं है। अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो बेहतर होगा कि आप न जाएं। इन संदेशों को देखकर, जिनमें से कुछ नेक इरादे वाले थे और कुछ मजाकिया, रेयांश खन्ना असहाय महसूस कर रहे थे।
शाम को मैंने मेहर अवस्थी को खाने पर बुलाया, उन्हें एक गिलास दूध पीने के लिए कहा, रसोई साफ की और वापस अपने कमरे में लौट गई। रेयांश खन्ना को एहसास हुआ कि कविता प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी बढ़ती ही जा रही है। जब मरमेड गायिका ने घोषणा की कि राग साहिल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो इससे न केवल संगीत वर्ग का ध्यान आकर्षित हुआ, बल्कि यह खबर प्राचीन शैली वर्ग में भी तेजी से फैल गई। यह उल्लेखनीय है कि यह कविता प्रतियोगिता प्राचीन राष्ट्रीय शैली वर्ग के लिए ही बनाई गई थी, कम से कम उस वर्ग के वीडियो निर्माता तो यही सोचते हैं। लेकिन संगीत वर्ग भी इसमें शामिल हो गया। राग साहिल, आप कमाल के हैं। यहाँ तक कि पॉप स्टार ने भी आपका गाना गाकर पहला स्थान प्राप्त किया और आपके गीत सीधी राह ने कहानी बॉक्स पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन ये तो पॉप संगीत की दुनिया है, आप हमारे प्राचीन शैली वर्ग में क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हैं? पारंपरिक राष्ट्रीय शैली वर्ग के कई वीडियो निर्माताओं ने अपने वीडियो अपलोड किए हैं और अपनी रचनाएं साझा की हैं। वे लोग सागरिका स्टार से दर्जनों गुना बेहतर थे और नेटिजन्स ने उनका खूब हौसला बढ़ाया। कई वीडियो क्रिएटर्स ने साफ साफ कहा, अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। म्यूजिक वीडियो क्रिएटर्स को सिर्फ संगीत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात साफ तौर पर राग साहिल पर निशाना साध रही थी। इसी बीच राग साहिल के सीधी राह के कमेंट सेक्शन में खबर सुनते ही कई नेटिजन्स उमड़ पड़े। राग साहिल के सच में हिस्सा लेने की बात पूछने के अलावा कई लोगों ने मजाक में अपनी प्रतिक्रिया दी। कृपया अपनी एंट्री भी सबके साथ शेयर करें। अभी हार मत मानो, मैं हंसना चाहता हूँ, हा हा हा। गाने और कविताएं लिखना, क्या वह सच में इतना बहुमुखी है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रेयांश खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस शौकिया वेबसाइट पर इतने लोकप्रिय हो जाएंगे। सिर्फ इस खबर ने कि वह एक कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इतनी हलचल मचा दी। जो लोग इस मामले पर नज़र रख रहे थे उन्हें निराश न करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय काव्य महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबमिशन ईमेल पता ढूंढा, अपनी कविता भेजी और अपना नाम व संपर्क विवरण भी शामिल किया। नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह अभी भी राग साहिल ही है। चूंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि गीतकार और संगीतकार राग साहिल कविता कैसे लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। हालांकि अभी उनकी कविताएं प्रकाशित करने की कोई योजना नहीं है। वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक वे राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 50 में शामिल नहीं हो जाते। रेयांश खन्ना ने सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे शौकिया वेबसाइट पर पोस्ट किया, जिसमें अभी भी उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राग साहिल हूँ। मैंने अभी अभी अपनी रचना कविता प्रतियोगिता में जमा की है। स्क्रीन के नीचे एक ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाई दिया, जिसमें ईमेल का कंटेंट साफ दिख रहा था। योगदानकर्ता राग साहिल, कहानी बॉक्स। यह आयोजकों की शर्त है, वे देखना चाहते हैं कि प्रमुख कविता वेबसाइटों, लेखक संघों और उपन्यास वेबसाइटों से कितने लोग देश भर में शीर्ष 50 में जगह बना पाते हैं। नए उपन्यासों की रिलीज, खासकर शौकिया वेबसाइटों को पारंपरिक संस्कृति के क्षेत्र में हमेशा से कमतर आंका जाता रहा है। इसलिए प्राचीन शैली वाले सेक्शन के वीडियो बनाने वालों ने भी जोर देकर कहा कि वे इस प्रतियोगिता में कहानी बॉक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संगीत सेक्शन में जो कुछ लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे, उनकी प्रतिभा का अंदाजा सागरिका स्टार के काम को देखकर ही लगाया जा सकता है। मैं अपना काम रिलीज नहीं करूंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन वोटिंग के दौरान देख सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा है, सिर्फ 2 वाक्यों का, लेकिन इसने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। प्रारंभिक दौर के नियम ये हैं कि जज पहले 100 रचनाओं का चयन करेंगे और फिर नेटिजन्स वोट देकर शीर्ष 50 रचनाओं का चयन करेंगे जो अंतिम दौर में भाग लेंगी। कई लोगों ने टिप्पणी की, क्या इसका मतलब है कि उनकी टॉप 100 में जगह पक्की है? इतना आत्मविश्वास है उनका। आप पहले अपना काम क्यों नहीं पोस्ट करते ताकि सब लोग उसे देख सकें और आलोचना कर सकें? अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम आपको धीरे से बता देंगे ताकि आप इस विचार को जल्दी छोड़ दें, हा हा हा। रेयांश खन्ना ने इस पर एक नज़र डाली, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कागज़ और कलम निकाली और मुलाकात के बोल और संगीत लिखना शुरू कर दिया। दिन में मेहर अवस्थी को नृत्य का अभ्यास करते हुए देखकर मुझे भी मुलाकात पर 100% महारत हासिल हो गई। ये गाना एक क्लासिक है जो पीढ़ियों से लोकप्रिय है, लेकिन यह एक ऐसा गाना भी है जो लड़कियों के गाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। रेयांश खन्ना ने पहले संगीत लिखने का फैसला किया और फिर बाद में तय करेंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है। अध्याय 48, तुम्हारे कपड़े मुझे और भाग्यशाली बना सकते हैं। 2 दिन बाद आज मेहर अवस्थी सुरों का संग्राम के तीसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए रंगपुर जा रही हैं। हमेशा की तरह दिव्या कपूर और रितिका मेहता मेहर अवस्थी के घर जल्दी पहुंच गईं। अंदर आते ही उन्होंने मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना को आमने सामने बैठकर नाश्ता करते देखा। मेहर अवस्थी के सामने दूध का गिलास रखा था। उन्होंने आराम से रोटी खाई और दूध पिया। ये कल्पना करना मुश्किल है कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें दूध पीने के बाद उल्टी हो जाती थी। दिव्या कपूर और रितिका मेहता को मेहर अवस्थी में आए बदलावों पर अब कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें बस इतना लगा कि रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं।
पहले मेहर अवस्थी पीली और अस्वस्थ रहती थी, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में ही उसका रंग गुलाबी हो गया है और वह अब उतनी पतली नहीं रही। इसीलिए तो एक पुरुष सहायक का होना बहुत अच्छा है। नाश्ता खत्म करने और जाने की तैयारी करते हुए मेहर अवस्थी ने अचानक रेयांश खन्ना से कहा, क्या तुमने कमीज नहीं पहनी है? रेयांश खन्ना ने अपनी कमीज की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, मैंने कमीज पहनी है, क्या बात है? मेहर अवस्थी ने कहा, ये वाली नहीं। रेयांश खन्ना थोड़ा उलझन में पड़ गए, उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही हैं। रितिका मेहता ने उलझन में पूछा, मेहर तुम क्या कह रही हो? मेहर अवस्थी ने समूह की तरफ देखा और धीरे से कहा, स्टार सिटी टीवी में एयर कंडीशनिंग बहुत तेज है, तुम्हें अपने पैरों को ढकने के लिए एक कोट की ज़रूरत पड़ेगी। ओह, रितिका मेहता समझ गईं और जल्दी से अपने बैग से एक शॉल निकाली, मैं इसे साथ लाई हूँ। इसे कंधों पर ओढ़ा जा सकता है या पैरों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये व्यवहारिक और स्टाइलिश है। मेहर अवस्थी थोड़ी देर रुकी, फिर रेयांश खन्ना की तरफ देखा, पिछली बार वाली कमीज, क्या मैं उसे साथ ला सकती हूँ? रेयांश खन्ना एक पल के लिए चौंक गए, फिर आखिरकार समझ गए और सिर हिलाकर बोले, ठीक है। इतना कहकर वे बेडरूम में गए और वह कमीज ढूंढी जिससे उन्होंने पिछली बार मेहर अवस्थी के पैर ढके थे। दिव्या कपूर ने मेहर अवस्थी की तरफ देखा, फिर रेयांश खन्ना की तरफ, कुछ बोल पाने में हिचकिचाते हुए। तभी रितिका मेहता ने कहा, मेहर क्या तुम्हें मिस्टर खन्ना की कमीज पहनने की लत लग गई है? मेहर अवस्थी ने उनकी तरफ देखा और रेयांश खन्ना को समझाया, ये ड्रेस मेरे लिए सौभाग्य लाएगी। इतना कहकर वे जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गए। रितिका मेहता ने हैरानी से जीभ चटकाते हुए कहा, मेहर पहले कभी मर्दों को अपने पास नहीं आने देती थी, लेकिन अब तो वो मर्दों के कपड़े भी मांग रही है। हाँ, मिस्टर खन्ना को तो वाकई सब संभालना आता है। रेयांश खन्ना चुप ही रह गए। दिव्या कपूर ने रितिका मेहता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, चलो चलें। चारों दोपहर को स्टार सिटी पहुंचे, एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में लंच किया और मेहर अवस्थी सीधे स्टार सिटी टीवी पर गाने की प्रैक्टिस करने चली गईं। तीसरे एपिसोड की शूटिंग बहुत टाइट है, आज दोपहर को हम जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे और फिर आज रात से ऑफिशियल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। स्टार सिटी टीवी पहुंचते ही मेहर अवस्थी ने तुरंत गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शाम करीब 7 बजे जब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी तो वह अपने फॉर्मल परफॉर्मेंस आउटफिट में बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गईं। थोड़ी देर बाद मेहर अवस्थी ड्रेसिंग रूम से बाहर आईं और एक बार फिर चहल पहल वाले कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। आज हम एक तेज गाना गाने वाले हैं और मेहर अवस्थी का आउटफिट भी ट्रेंडी है। उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट और डेनिम शॉर्ट्स के ऊपर बेज रंग की वेस्ट पहनी थी, जिससे उनके लंबे और सुडौल पैर खूबसूरती से दिख रहे थे। मेहर अवस्थी बहुत कम ही ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे उनके पैर ज़्यादा दिखाई दें। वह आमतौर पर शालीनता से कपड़े पहनती हैं, जिससे लोग उनके पैरों की खूबसूरती देखकर पहले ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब जब ये पूरी तरह से प्रदर्शित हो गया तो हर कोई दंग रह गया। गलियारे में मौजूद अन्य गायकों के सहायक और सहयोगी आपस में फुसफुसाने लगे, सच कहूं तो मनोरंजन जगत में नंबर 1 टांगों की खूबसूरती का खिताब वाकई इसी को मिलना चाहिए। अगर मेरी कलाकार की टांगें ऐसी होती तो वाह, कोई इतना लंबा और खूबसूरत कैसे हो सकता है। शारीरिक बनावट के मामले में वाकई कुछ ही लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। हालांकि सभी लोग उन्हें बस एक झलक ही देख पाए। मेहर अवस्थी ने झटपट एक कमीज निकाली, उसे कुशलता से अपनी कमर के चारों ओर बांधा और अपनी जांघों को ढक लिया। कुछ लोगों ने अनजाने में आहें भरी, मानो उन्हें थोड़ी देर और न देख पाने का अफसोस हो। रेयांश खन्ना भी इस बात से हैरान थे कि मेहर अवस्थी ने इतनी छोटी पैंट पहनी थी, हालांकि पैंट बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं थी। गर्मियों में कुछ लड़कियां हॉट पैंट पहनती हैं जिनसे उनके नितंब दिखते हैं। मेहर अवस्थी को पहले से ही रूढ़िवादी माना जाता था, लेकिन उनकी टांगें इतनी लंबी और गोरी थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत कुछ दिखा रही हों। फिर भी रेयांश खन्ना को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेहर अवस्थी को जल्दी से अपनी कमीज बांधकर अपना ज्यादातर शरीर ढकते देख रेयांश खन्ना को तुरंत आराम महसूस हुआ। रेयांश खन्ना आगे बढ़े और उनके साथ रिकॉर्डिंग हॉल तक गए। मेहर अवस्थी रुकी और धीरे से बोलीं, कपड़ों के लिए धन्यवाद, मैं अब जा रही हूँ। जाओ मेहर। रितिका मेहता ने अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाई और लहराए। मेहर अवस्थी ने रितिका मेहता और दिव्या कपूर को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर रेयांश खन्ना की तरफ देखा और मुड़कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चली गईं। मेहर आज काफ़ी खुश लग रही हैं। रितिका मेहता काफ़ी उत्साहित थीं और दिव्या कपूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस दौरान मेहर अवस्थी की हालत में साफ तौर पर सुधार हो रहा है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब रेयांश खन्ना की वजह से है, लेकिन कम से कम 99% श्रेय तो उन्हें ही जाता है। दिव्या कपूर को लगा कि फ़ोटो भेजने की धमकी के बिना भी रेयांश खन्ना को लंबे समय तक रुकने देने पर विचार करना उचित होगा। इसी समय हमेशा की तरह 5-6 सहायकों के साथ तान्या बंसल भी आ गईं। पिछली बार सबसे निचले पायदान पर होने के बावजूद उनका प्रभाव बाकी सभी से कहीं अधिक था।
रेयांश खन्ना को देखते ही तान्या बंसल थोड़ी देर रुकी, फिर जल्दी से नजरें हटाकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चली गईं। रितिका मेहता ने मुंह बनाते हुए कहा, इतने सारे लोगों को साथ लेकर आई हैं, जो लोग इन्हें ठीक से नहीं जानते वे सोचेंगे कि ये कोई बड़ी हस्ती हैं। दिव्या कपूर ने कहा, चलिए हम भी अंदर चलते हैं। अंडाकार चेहरे वाली एक छोटी लड़की पास आए और रेयांश खन्ना से बोली, श्री खन्ना, क्या मेरे लिए आपसे बात करना सुविधाजनक रहेगा? ये नूपुर जोशी थीं, जो बेहद उत्साही और हर काम में व्यस्त रहने वाली सहायक निर्देशक थीं। ये सुविधाजनक है। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। दिव्या कपूर और रितिका मेहता से कहा, जो कुछ हैरान थी, और फिर नूपुर जोशी के पीछे पीछे एक तरफ चले गए। उस युवती ने कहा, श्री खन्ना, आपने पिछली बार बताया था कि सुश्री अवस्थी हमारे स्टेशन के वैरायटी शो में भाग लेना चाहती हैं। मैंने कल अंकल प्रकाश से सुना कि स्टेशन एक आउटडोर वैरायटी शो का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। आप अंकल प्रकाश से इस बारे में बात कर सकते हैं। जिस अंकल प्रकाश का उन्होंने जिक्र किया वह स्टार सिटी टीवी के कार्यक्रम विभाग के निदेशक प्रकाश भंडारी थे। रेयांश खन्ना ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह युवती, जो हर रोज काम करती थी, वास्तव में स्टार सिटी टीवी के प्रबंधन से पारिवारिक संबंध रखती है। शायद यही कारण था कि वह इतनी कम उम्र में निर्देशक की सहायक बन पाए। हालांकि नूपुर जोशी को गलतफहमी हो गई। रेयांश खन्ना की स्टार सिटी टीवी के नए वैरायटी शो के बारे में पूछताछ मेहर अवस्थी के कारण नहीं थी। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या इस आउटडोर वैरायटी शो की योजना फाइनल हो गई है? नूपुर जोशी ने सिर हिलाकर कहा, अभी नहीं। अंकल प्रकाश ने बताया कि स्टेशन एक आउटडोर रियलिटी शो बनाना चाहता है जिसमें प्रतिस्पर्धा के तत्व ज्यादा हों। उन्हें कई प्रस्ताव पसंद नहीं आए हैं, इसलिए वे कॉपीराइट विदेश से मंगवा सकते हैं। रेयांश खन्ना की आंखें चमक उठीं। एक प्रतिस्पर्धी आउटडोर रियलिटी शो, क्या ये बिल्कुल गो फाइटिंग जैसा नहीं है? लगता है उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सहायक नूपुर, धन्यवाद। मैं आपको किसी और दिन पर बुलाऊंगा। रेयांश खन्ना ने नूपुर जोशी से बड़े आभार के साथ कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी मिस अवस्थी बहुत पसंद हैं। नूपुर जोशी ने हाथ हिलाया, माथे से पसीना पोंछा और बोली, अरे बाप रे, निर्देशक समीर वोहरा चाहते हैं कि मैं तैयारी कक्ष में जाऊं। मैं अब जा रही हूं, बाय बाय बाय। रेयांश खन्ना भी रिकॉर्डिंग हॉल की ओर चल पड़े, मन ही मन सोचते हुए कि एक्सट्रीम चैलेंज रीमेक का काम पहले सिर्फ 30% ही हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिनों से नीचे मेहर अवस्थी को गायन का अभ्यास करते सुनने के बाद तो ये 50% तक पहुंच गया है। पता नहीं ये 100% कब तक होगा। लगता है हमें काम में तेजी लानी होगी, लेकिन हम इसे कैसे तेज कर सकते हैं? क्या मैं जानबूझकर मेहर अवस्थी के साथ अनुचित संपर्क बनाकर यादों को दोहराने की प्रक्रिया को तेज कर सकता हूँ? ये तो बहुत ही अशोभनीय होगा। छोड़ो भी, गो फाइटिंग जैसा क्लासिक वैरायटी शो इसके लायक है। भले ही इसे स्टार सिटी टीवी को सहयोग के लिए न बेचा जाए, फिर भी कई अन्य टीवी स्टेशन इसके लिए होड़ में हैं। थोड़ी सी स्क्रीन टाइम पाने के लिए घटिया हथकंडे अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहर अवस्थी एक अच्छी लड़की है, उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। रेयांश खन्ना ने मन बना लिया। रिकॉर्डिंग हॉल में दाखिल हुए और दीवार के सहारे दाहिनी ओर खड़े हो गए। दूर से रितिका मेहता उन्हें हाथ हिलाती हुई दिखाई दे रही थीं। रेयांश खन्ना उनके पास गए और रितिका मेहता के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। श्री खन्ना, आप तो कमाल के हैं। आप स्टार सिटी टीवी पर कुछ ही बार आए हैं और निर्देशक की सहायक से इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है। रेयांश खन्ना को हंसी भी आई और थोड़ी झुंझलाहट भी हुई, और उन्होंने जल्दी से समझाया, मैं सहायक नूपुर से काम की बात कर रहा था। गलत मत समझिए, वह तो बहुत छोटी लड़की है। वह तलाकशुदा हैं, उन्हें उस युवा अविवाहित महिला की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करना चाहिए था। रितिका मेहता हंस पड़ी। श्री खन्ना, आपको किस बात का डर है? मेहर को तो कुछ पता ही नहीं है। तभी दिव्या कपूर ने उनके सिर पर थपथपाया। अब शुरू हो गया। जल्द ही होस्ट ने अपना परिचय समाप्त किया और पहले गायक के आने की घोषणा की। पता चला कि वो मेहर अवस्थी थीं। क्या मेरी किस्मत सच में इतनी खराब है? मुझे फिर से पहला स्थान मिला। रितिका मेहता निराश हो गईं। पहले एपिसोड में मेहर अवस्थी सबसे पहले आई थीं, लेकिन आखिरी स्थान पर रहीं। इस बार फिर से पहली, उनकी किस्मत बेमिसाल है। रेयांश खन्ना अचानक थोड़ा घबरा गए और मंच को हैरानी से देखने लगे। उसी क्षण मंच की बत्तियां थोड़ी धीमी हो गईं और केवल उनकी पतली, आकर्षक आकृति धीरे धीरे केंद्र की ओर आती हुई दिखाई दी। दर्शकों ने मेहर अवस्थी को पहचान लिया और देखा कि उन्होंने काफी उत्तेजक पोशाक पहनी हुई थी, जिससे वे जोर से तालियां बजाने लगे। अगले ही पल धीमा और शांत संगीत अचानक बदल गया, लय अचानक तेज हो गई और बत्तियां जल उठीं। बनियान, चमड़े की जैकेट और शॉर्ट्स पहने मेहर अवस्थी बत्तियों के नीचे खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अनोखा स्मोकी मेकअप था, जो उन्हें आकर्षक और सेक्सी दोनों बना रहा था। हे भगवान, मेहर अवस्थी का फिगर कितना शानदार है। ये तो अविश्वसनीय है। मैं, एक महिला, भी इसे देखकर दंग रह गई। देवी सू, मैं आपका बच्चा चाहती हूँ। अरे, देवी ने कमर पर कमीज क्यों बांध रखी है? ये तो किसी पुरुष की कमीज लग रही है।
दर्शक चीखने चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे और जल्द ही किसी ने देखा कि मेहर अवस्थी ने कमर पर पुरुषों की कमीज बांध रखी है, जिससे वे बहुत हैरान हुए। अरे नहीं, क्या मेहर मंच पर जाने से पहले इसे उतारना भूल गई? रेयांश खन्ना और बाकी दोनों ने भी इसे देख लिया और रितिका मेहता तुरंत घबरा गईं। दिव्या कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मंच पर सबसे पहले जाने से लय बिगड़ गई। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो मेहर अवस्थी को मंच का व्यापक अनुभव है और उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मंच पर मेहर अवस्थी ने संगीत पर नाचना शुरू कर दिया था। यह उनका पहला नृत्य था और वे आमतौर पर शांत रहती थीं, लेकिन उन्होंने देखते ही देखते पूरे दर्शकों में जोश भर दिया। मेहर अवस्थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेहर अवस्थी कितनी खूबसूरत हैं। चीखों और तालियों की गड़गड़ाहट से रिकॉर्डिंग स्टूडियो की छत मानो उड़ गई। दरअसल मेहर अवस्थी के नृत्य की अदाएं अभी थोड़ी अपरिपक्व थीं, पेशेवर नर्तकियों जितनी स्वाभाविक नहीं थीं, लेकिन वे इतनी खूबसूरत थीं। उनकी सुडौल काया और लंबी टांगें इतनी आकर्षक थीं कि उनकी कुछ साधारण हरकतें भी एक अवर्णनीय आकर्षण बिखेर रही थीं। ये जोशीला गाना औसत से बेहतर था, उत्कृष्ट तो नहीं, लेकिन मेहर अवस्थी के व्यक्तिगत आकर्षण ने माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। फिर मेहर अवस्थी ने कुछ ऐसा किया जिससे दिव्या कपूर और रितिका मेहता अवाक रह गईं और माहौल और भी विस्फोटक हो गया। अध्याय 49 बादलों को थमाने वाला गीत स्पष्ट रूप से गूंज रहा था और घूमती बर्फ का नृत्य हल्का और मनमोहक था। मेहर अवस्थी का आकर्षक व्यक्तित्व न केवल उनकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण है, बल्कि बचपन में नृत्य के प्रशिक्षण के कारण भी है, जिससे उनका व्यक्तित्व उत्कृष्ट है। हालांकि बाद में उन्होंने गायन पर ध्यान केंद्रित किया और नृत्य को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उनकी बुनियादी प्रतिभाएं अभी भी बरकरार थीं। पिछले कुछ दिनों के अभ्यास में मेहर अवस्थी ने धीरे धीरे अपनी पुरानी प्रतिभाओं को पुनः प्राप्त कर लिया। उदाहरण के लिए, मेहर अवस्थी की अगली हरकत नृत्य छात्रों के लिए एक बुनियादी कौशल है। उन्होंने अपने पैर फैलाए और अचानक बैठ गईं, एक सुंदर और सटीक स्प्लिट करते हुए, जिसने पूरे दर्शकों से तालियां और वाहवाही बटोरी। 500 दर्शक रोमांचित थे। उन्हें लगा कि ऑनलाइन पंजीकरण करके और शो को देखने के लिए पैसे खर्च करके उन्होंने वाकई एक शानदार अनुभव प्राप्त किया है। पॉप दिवा और कूल गॉडेस मेहर अवस्थी का नृत्य डेब्यू। इतना रोमांचक प्रदर्शन, बिल्कुल सार्थक। हालांकि दिव्या कपूर और रितिका मेहता मेहर अवस्थी की इस हरकत से ज़्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि मेहर अवस्थी ने पिछले कुछ दिनों में नृत्य अभ्यास के दौरान इसे पहले भी किया था। इसके बाद मेहर अवस्थी ज़मीन से उछलेंगी और फिर समापन करेंगी। कुल मिलाकर गायन और नृत्य प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। अफसोस की बात है कि मेहर अपनी कमीज़ उतारना भूल गईं, वरना वो और भी खूबसूरत लगतीं। रितिका मेहता ने अफसोस जताते हुए कहा। इस समय मेहर अवस्थी ज़मीन से उठ चुकी थीं और गाना अपनी आखिरी पंक्ति पर पहुंच चुका था। जोरदार और जोशीले ढोल की थाप के बीच मेहर अवस्थी ने आखिरी पंक्ति गाकर खत्म की, आगे की ओर पलटी, जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभाला और अपने लंबे पैरों को हवा में लहराते हुए रुक गईं। फिर उन्होंने अचानक अपनी कमर पर बंधी कमीज को पकड़ा और आखिरी ढोल की थाप के साथ हवा में उछाल दिया। धमाका! मंच के किनारे से धुएं के कई गुबार उठे, जो अंतिम ढोल की थाप और अचानक हवा में उड़ती कमीज के साथ आश्चर्यजनक रूप से तालमेल बिठा रहे थे। ढोल की थाप अभी भी अखाड़े में गूंज रही थी और हवा में उड़ती कमीजें अभी भी धीरे धीरे लहरा रही थीं, जिससे एक लयबद्ध और सुंदर प्रभाव पैदा हो रहा था। वाह! तालियां! पूरा स्टेडियम जोरदार जयकारे से गूंज उठा और सभी दर्शक खड़े होकर जोरदार तालियां बजाने लगे। मेहर अवस्थी, मेहर अवस्थी! दर्शक एक साथ मेहर अवस्थी का नाम जप रहे थे। पुरुष दर्शकों की आंखें चमक रही थीं और महिला दर्शक भी उतनी ही मुग्ध थीं। यह एक और प्रस्तुति थी जिसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यही एक देवी का आकर्षण है, वह न केवल पुरुषों को आकर्षित कर सकती है बल्कि महिलाओं को भी दीवाना बना सकती है। विशेष रूप से मेहर अवस्थी का अपनी कमीज उछालने का अंतिम इशारा उन्हें और भी आकर्षक बना रहा था और उनके सुंदर लंबे पैरों को प्रदर्शित कर रहा था। वह सुंदर हैं, उनके लंबे पैर हैं और वह अच्छा गाती हैं, वह परिपूर्ण हैं। बेशक कुछ कमियां थीं, जैसे कि डांस स्टेप्स उतने प्रोफेशनल नहीं थे और गाने नाचने के दौरान सांस पर थोड़ा नियंत्रण भी कमजोर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेहर अवस्थी को पहली बार लाइव गायन और नृत्य करने का अनुभव नहीं था। हालांकि मंच पर आने वाली पहली गायिका होने के बावजूद उनका प्रदर्शन शानदार था। टिल्ड मेहर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रितिका मेहता तुरंत एक छोटी सी फैंगल में बदल गईं और अपने आसपास मौजूद दर्शकों के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगीं। दूसरी ओर दिव्या कपूर काफ़ी शांत थीं और ताली बजाते हुए मन ही मन बुदबुदाईं। अफसोस की बात है कि गाना थोड़ा फीका है। अगर रागसाहिल सर मेहर के लिए कोई तेज गाना लिख दे तो बहुत अच्छा होगा। रेयांश खन्ना ने न तो ताली बजाए और न ही कुछ बोला, वह बस मंच को खाली निगाहों से घूरते रहे, मानो पूरी तरह से हैरान हो। अरे, मेरी कमीज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये तो जमीन पर पड़ी है, क्या तुम इसे अभी मेरे लिए नहीं उठाओगी? मेहर अवस्थी को मानो उनके विचार सुनाई दे रहे थे।
अपना गाना खत्म करने के बाद वह नीचे झुकी और जमीन पर गिरी हुई कमीज को उठाकर झाड़ा। दर्शक उसकी इस हरकत पर हंसे बिना नहीं रह सके और उन्होंने फिर से तालियां बजाईं। जोरदार तालियों के बीच होस्ट मंच पर आया और मेहर अवस्थी को, जो गाना खत्म करते ही मंच से जाने वाली थी, आवाज़ दी और उत्सुकता से पूछा, मेहर, मैं प्रशंसकों की ओर से पूछना चाहता हूँ, ये कमीज़ किसकी है? कैमरा मेहर अवस्थी के हाथ में पकड़ी कमीज पर केंद्रित हुआ और मंच के ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन पर उसका क्लोजअप भी दिखाई दिया। इस बार लोग साफ देख सकते थे कि यह वाकई एक पुरुष की कमीज थी। मेरी देवी मंच पर पुरुषों की कमीज क्यों पहने हुए है? क्या इस ड्रेस का उनके लिए कोई खास मतलब है? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कहिए। कुछ पुरुष दर्शक घबरा गए। मेहर अवस्थी ने जवाब दिया, मैंने इसे किसी और से उधार लिया है। तब होस्ट ने पूछा, आप ये शर्ट स्टेज पर क्यों लाईं? मेहर अवस्थी ने कहा, क्योंकि इसका मेरे लिए खास महत्व है। ये सुनकर दर्शकों में निराशा की लहर दौड़ गई। बिल्कुल नहीं, क्या मेरा अनुमान सही निकला? सभी पुरुष दर्शकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि देवी पहले ही? होस्ट भी चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, क्या खास महत्व? लोगों के आश्चर्य को नज़रअंदाज करते हुए मेहर अवस्थी ने शांत भाव से कहा, मैंने पिछली बार यही ड्रेस पहनी थी और पहला स्थान जीता था, इसलिए इस बार भी मैंने इसे ही पहना है। होस्ट दंग रह गया। बस इतना ही? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, उनका चेहरा भावहीन और उदासीन था, मानो कह रही हो, और क्या जानना चाहते हो? तो बात यह है, मुझे लगा था मेरी देवी पहले से ही किसी रिश्ते में हैं। कितनी गलतफहमी थी। मेहर अवस्थी के पुरुष प्रशंसकों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ अभी भी चिंतित थे, लेकिन ये कपड़े किसके हैं? मेहर अवस्थी के साथ उनका क्या रिश्ता है? लेकिन मेहर अवस्थी ने स्पष्ट रूप से कुछ और कहने का इरादा नहीं किया और खुद ही मंच से चली गईं। रिकॉर्डिंग हॉल से बाहर निकलने से पहले मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना और बाकी दो लोगों की तरफ देखा। मेहर कितनी कूल हैं। ऋतिका मेहता अभी भी बहुत उत्साहित थीं और मेहर अवस्थी के प्रदर्शन के दौरान किए गए सभी शानदार कामों के बारे में बड़बड़ा रही थीं। रेयांश खन्ना ने भौहें चढ़ाईं और ये देखकर ऋतिका मेहता ने उत्सुकता से पूछा, श्री खन्ना, क्या हुआ? दिव्या कपूर ने भी उनकी तरफ देखा और रेयांश खन्ना ने कहा, यहाँ एयर कंडीशनिंग बहुत तेज है। स्टेज से उतरने के बाद श्रीमती अवस्थी को शर्ट पहनकर अपने पैर ढक लेने चाहिए। सच में, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। ऋतिका मेहता ने अपना माथा छुआ, वह अभी भी पसीने से भीगा हुआ था। दिव्या कपूर को भी यह अजीब लगा, उन्हें तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। मेहर अवस्थी की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने अभी अभी नृत्य समाप्त किया था, इसलिए उन्हें ठंड लगना तो नामुमकिन था। रेयांश खन्ना ने आगे कहा, श्रीमती अवस्थी, आप बहुत ज़्यादा पैर दिखा रही हैं। आपको ठंड लग जाएगी। ऋतिका मेहता ने अपना सिर झुकाया, मेहर ने तो सिर्फ साधारण डेनिम शॉर्ट्स पहने हैं, वह ज़्यादा त्वचा तो नहीं दिखा रही हैं, है ना? दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना की तरफ देखा, मानो वह सोच में डूबी हुई हो। रेयांश खन्ना चौंक गए, फिर हंसे और बोले, मुझे बस इस बात की चिंता थी कि सुश्री अवस्थी अभी अभी ठीक हुई हैं और कहीं उन्हें सर्दी न लग जाए। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह इस समय क्या सोच रहा था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि मेहर अवस्थी के शॉर्ट्स बहुत छोटे हैं और उनकी टांगें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन जैसा कि ऋतिका मेहता ने कहा, ये तो बस साधारण डेनिम शॉर्ट्स हैं, बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं। शायद मेहर अवस्थी की टांगें ज़्यादा लंबी होने की वजह से ऐसा लग रहा है। जैसे ही रेयांश खन्ना ने इस बारे में सोचा, अनायास ही उसके मन में मेहर अवस्थी के शर्ट फाड़ने का दृश्य उभर आया। उसकी लंबी, पतली, बर्फ जैसी सफ़ेद टांगें सफ़ेद जेड की तरह रोशनी में चमक रही थीं। क्या ये स्टेज का डिज़ाइन है या कलाकार ज़्यादा खूबसूरत हैं? अचानक रेयांश खन्ना के अंदर एक आवेग जागा। उसने अपना फ़ोन उठाया, शौकिया वेबसाइट पर गया और राग साहिल के अकाउंट से एक अपडेट पोस्ट किया। गाने की साफ आवाज़ बादलों में गूंज रही है, उसकी लहराती कमर बर्फ की तरह नाच रही है। बस एक नज़र से ही दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। अध्याय 50 कविता प्रतियोगिता का प्रारंभिक चयन। रेयांश खन्ना को अपडेट पोस्ट करते ही पछतावा हुआ। दोनों तलाकशुदा हैं, फिर भी इतने जल्दबाज क्यों हैं? खूबसूरत महिलाओं को नाचते देखकर साहित्यकार बनने का मन करता है। क्या बर्फीले नृत्य की हल्की कमर की ओर लौटना है? क्या इसका मतलब है कि सम्राट का पतन स्वयं का दोष है? वह तुम्हारी मालकिन नहीं, रखेल नहीं, तुम क्या कर रहे हो? जब शेष 6 गायकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और मुख्य निर्देशक समीर वोहरा इस एपिसोड के रैंकिंग परिणाम लेकर गायकों के कमरे की ओर बढ़े, तब रेयांश खन्ना को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं पोस्ट डिलीट करने ही वाला था कि मैंने देखा कि नीचे पहले से ही कई टिप्पणियां थीं और वे सभी कुछ समझ से परे लग रही थीं। हाँ, तो राग साहिल जी भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, एक विकृत व्यक्ति। ऐसा नहीं कह सकते। राग साहिल जी और हम में फ़र्क है। हम तो बस देखते हैं, लेकिन राग साहिल जी देखते देखते भी कर सकते हैं। मेरे घर का इंटरनेट अभी अभी चालू हुआ है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है? राग साहिल ने जी गे के लिए एक कविता लिखी है। छी छी, साहित्यिक हस्तियां तो वाकई कुछ और ही होती हैं।
यहाँ तक कि उनके इकरार भी इतने रोमांटिक होते हैं। रेयांश खन्ना पूरी तरह से हैरान था। इसका क्या मतलब था? इसका मछली मानव गायिका से क्या लेना देना है? तभी मैंने देखा कि जलमानव गायिका ने मुझे मेरे निजी संदेशों में भी कई संदेश भेजे थे। अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरी तारीफ करनी है तो निजी संदेश में ही कर दो। इससे मुझे शर्म आ रही है। ही। क्या मेरा नया वीडियो वाकई इतना अच्छा है? असल में मुझे भी लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है। हा। यार तुम्हें मुझमें सच में दिलचस्पी नहीं है ना? हे भगवान, मैंने तुम्हें भाई की तरह माना था, लेकिन तुम मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। नया वीडियो। रेयांश खन्ना सागरिका स्टार का पेज देखने गए और उन्हें पता चला कि उन्होंने कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि एक डांस वीडियो था। दुर्भाग्य से यह एक पारंपरिक राष्ट्रीय नृत्य का वीडियो था। हालांकि कहानी बॉक्स पर मौजूद LSP लाइव पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन की समझ रखने वाले इस शख्स ने एक प्राचीन महल की पोशाक को बेहद छोटे और लो कट में बदल दिया। जब उन्होंने नाचना शुरू किया तो वह उछलती कूदती और गोरी त्वचा वाली लग रही थीं। देखते ही देखते वीडियो को लाखों व्यूज मिलने लगे। कमेंट सेक्शन में लोग इसकी तारीफ कर रहे थे और इसकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। फिर रेयांश खन्ना ने शासक का पतन राष्ट्र के पतन का कारण बनता है वाली कविता पोस्ट की, जो इस कविता से बिल्कुल मेल खाती है। जी गे और राग साहिल को पहले ही कई लोग एक साथ जोड़ चुके थे और अब इस बातचीत से सबको इसमें कुछ खटास नजर आने लगी। यही वजह है कि रेयांश खन्ना की पोस्ट पर इतने सारे अजीबोगरीब कमेंट्स आए। यहाँ तक कि खुद सागरिका ने भी गलतफहमी पाल ली और निजी संदेश भेजकर पूछा। रेयांश खन्ना को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तुमने गलत समझा है, ये कविता तुम्हारे बारे में नहीं है। एक पल बाद जलपरी गायिका ने गुस्से से जवाब दिया, अरे अगर मैंने तुम्हें ठुकरा भी दिया तो भी तुम्हें जानबूझकर मुझे इस तरह गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह कविता मेरे बारे में नहीं है? तो फिर किसके बारे में है? हे भगवान, अगर मैं नहीं समझाता तो तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बलि का बकरा बना रहा हूँ। अगर मैं समझाता हूँ तो तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। क्या औरतें सच में इतनी पेचीदा होती हैं? शुक्र है मेरा तलाक हो चुका है। रेयांश खन्ना के पास दोबारा समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये कविता मेहर अवस्थी के बारे में है। जलपरी गायिका ने तुरंत जवाब दिया, मेहर अवस्थी? वह नाचती नहीं है। तुम साफ तौर पर मुझे गुमराह कर रहे हो। अरे क्या तुम मेरे भाई भी हो? रेयांश खन्ना को उससे और बात करने में बहुत आलस आ रहा था और उसने जवाब दिया, मुझे अभी काम करना है, अगली बार बात करेंगे। कैरावगढ़ में चक्रवर्ती परिवार के विला में यामिनी चक्रवर्ती ने फोन पकड़े हुए गुस्से से कहा, इस व्यक्ति का क्या मतलब है? क्या ये ऐसे ही गायब हो जाएंगे? ये कह रहे हैं कि तुम्हारी कविता मेहर अवस्थी के बारे में है, लेकिन मेहर अवस्थी ने तो कभी नृत्य ही नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो कविता प्रतियोगिता के जजों के लिए तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ करने की सोच रही थी। उसी समय सत्यजीत चक्रवर्ती अध्ययन कक्ष से बाहर आए और उन्होंने यामिनी चक्रवर्ती को अकेले पैर पटकते हुए देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वाह, मेरी बेटी को गुस्सा दिलाने की हिम्मत किसकी हुई? यामिनी चक्रवर्ती ने उपहास करते हुए कहा, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। सत्यजीत चक्रवर्ती ने सिर हिलाया और जाने ही वाले थे। कविता प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर के लिए कविता जमा करने की अंतिम तिथि बीत चुकी थी और आज निर्णायक प्रारंभिक चयन के लिए कैरावगढ़ लेखक संघ के मुख्यालय जा रहे थे। एक जाने माने लेखक और लेखक संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते सत्यजीत चक्रवर्ती स्वाभाविक रूप से निर्णायकों में से एक थे। हालांकि वे कोई गंभीर निर्णायक नहीं थे। अपनी पूर्व पत्नी के सवालों से बचने के लिए उन्होंने कसूर मेरा नहीं गीत सुनने के बाद लिखी एक कविता प्रतियोगिता में जमा कर दी, जिसमें उन्होंने अपने पहले प्यार की याद को व्यक्त किया था। जाहिर है, निर्णायक होने के नाते वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे के नाम का इस्तेमाल किया। सत्यजीत चक्रवर्ती का इरादा निर्णायक के रूप में अपने पद का इस्तेमाल प्रसिद्धि या धन कमाने के लिए नहीं था। बात बस इतनी थी कि उनकी पूर्व पत्नी को उसी दिन कविता के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उनके पास इसे प्रतियोगिता में शामिल करने की बात स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। साथ ही उनमें एक वरिष्ठ विद्वान का कुछ अहंकार भी बाकी था। उन्हें लगता था कि वे आसानी से ऐसी कविता लिख सकते हैं जो आप सभी युवा पीढ़ी की कविताओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। पापा, क्या आप लेखक संघ जा रहे हैं? मैं भी जाना चाहता हूँ। सत्यजीत चक्रवर्ती घर से निकल ही रहे थे कि यामिनी चक्रवर्ती उनके पीछे दौड़ पड़ी। क्या करने जा रहे हो? सत्यजीत चक्रवर्ती ने पूछा। मैं राग साहिल की कविताएं देखने जा रहा हूँ। यामिनी चक्रवर्ती हंस पड़ी। नहीं तो मैं माँ को बता दूंगी कि तुम्हारी कविता तुम्हारे पूर्व प्रेमी के लिए लिखी गई थी। तो जाओ, तुम्हारे पिता का ज़मीर साफ है और उन्हें शिकायत से डर नहीं लगता। आधे घंटे बाद कैरावगढ़ लेखक संघ पहुंच गए। बाद में कोई आवाज़ मत करना, बस चुपचाप देखना और जजों के काम में दखल मत देना। सत्यजीत चक्रवर्ती ने यामिनी चक्रवर्ती को कुछ निर्देश फुसफुसाए। समझ गई, हाँ हाँ।
यामिनी चक्रवर्ती मुस्कुराईं और सहमत हो गईं, फिर अपने पिता के पीछे पीछे एक बड़े सम्मेलन कक्ष में गईं जहां पहले से ही 1 दर्जन से अधिक लोग बैठे थे, जो सभी देश भर से आए निर्णायक मंडल के सदस्य थे। राष्ट्रीय काव्य नेटवर्क और काव्य संघ, लेखक संघ, राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क जैसी वेबसाइटें और यहां तक कि शौकिया वेबसाइटें भी मौजूद थीं। यामिनी चक्रवर्ती ने देखा कि शौकिया मंडल की प्रतिनिधि चश्मा पहने एक गोल-मटोल, परिपक्व महिला थीं। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद निर्णायक मंडल ने तुरंत प्रारंभिक चयन प्रक्रिया शुरू कर दी। सम्मेलन कक्ष के सामने की दीवार पर एक एलईडी स्क्रीन लगी थी। कर्मचारियों के आने और उसे संचालित करने के बाद उन्होंने प्रविष्टियों को एक एक करके स्क्रीन पर प्रस्तुत किया ताकि निर्णायक मंडल उनकी सराहना कर सकें। प्रारंभिक दौर का विषय प्रेम था, इसलिए लगभग हर रचना प्रेम पर आधारित थी। जजों ने हर रचना को सुनते हुए थोड़ा सा भरा भरा सा महसूस किया और उनके मुंह में थोड़ी सी चिकनाई आ गई। ऐसा नहीं है कि प्रेम पर आधारित ये रचनाएं उच्च कोटि की हैं, बल्कि इसके विपरीत कई रचनाएं बहुत ही सीधी सादी हैं, मानो उनमें बनावटी मिठास भरी हो। ये भावुक प्रेम कहानियों से भी ज्यादा अटपटी हैं, इसीलिए तो ये इतनी मीठी लगती हैं। उदाहरण के लिए, एक शौकिया वीडियो निर्माता द्वारा बनाया गया एक वीडियो है। एक साधारण व्यक्ति सूर्यास्त में लोगों की भीड़ के बीच दौड़ा। मैं पहाड़ों और महासागरों को पार करते हुए समुद्र में आज़ादी से तैरा। मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, लोगों के सागर के बीच। मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को तुम जैसे एक साधारण व्यक्ति से प्यार हो गया। वीडियो देखने के बाद सभी जज चुप हो गए। आम लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रही परिपक्व महिला ने अजीब तरह से अपना चश्मा ठीक किया और हंसते हुए कहा, मैं इस जलपरी गायिका को जानती हूँ। वह संगीत और नृत्य अनुभाग में वीडियो निर्माता हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कविता प्रतियोगिता के समर्थन में यह वीडियो भेजा है। उनका मकसद कोई पुरस्कार जीतना नहीं था, वह तो बस एक दोस्त के तौर पर हिस्सा ले रही हैं। बाकी लोग भी काफ़ी सहज थे और सब हंस पड़े। श्रीमती देशपांडे, आप शौकिया लोग तो वाकई बहुत सहयोगी हैं। नीचे दिए गए वीडियो निर्माता भी हमारी प्रतियोगिता का इतना समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क के प्रतिनिधि एक गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जो हंसते हुए माहौल को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हे, लगता है कि सिर्फ हमारी कविता वेबसाइट ही भरोसेमंद है। अगली कविता। राष्ट्रीय काव्य नेटवर्क से आए व्यक्ति वेबसाइट के उपाध्यक्ष यशवर्धन माथुर थे, जो राष्ट्रीय काव्य परिषद के भी उपाध्यक्ष हैं। वे एक अनुभवी साहित्यकार हैं, जिन्होंने कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया है। उनके शब्दों से इन घटिया वीडियो और उपन्यास वेबसाइटों के प्रति उनकी घृणा स्पष्ट झलक रही थी। इसलिए समाज के हर क्षेत्र में भेदभाव का एक पदानुक्रम मौजूद है। खेल खेलने को ही उदाहरण के तौर पर लें। लॉल खेलने वाले किंग ऑफ ग्लोरी खेलने वालों के साथ भेदभाव करते हैं, डोटा खेलने वाले लॉल खेलने वालों के साथ भेदभाव करते हैं, और वॉरक्राफ्ट और स्टारक्राफ्ट खेलने वाले डोटा खेलने वालों के साथ भेदभाव करते हैं। ये स्तरित भेदभाव उद्योग के भीतर भेदभाव का एक पदानुक्रम बनाता है। यही बात साहित्य के क्षेत्र पर भी लागू होती है। ऑनलाइन साहित्य लिटिल इंपीरियल अंकल के साथ भेदभाव करता है, पारंपरिक साहित्य ऑनलाइन साहित्य के साथ भेदभाव करता है, और शास्त्रीय राष्ट्रीय कविता पारंपरिक साहित्य के साथ भेदभाव करती है। उन्हें शायद ही पता हो कि लिटिल इंपीरियल अंकल वास्तव में उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक रचना है। इस कविता प्रतियोगिता की तरह ही इसके भी कई सहआयोजक थे, जैसे लेखक संघ, काव्य संघ, राष्ट्रीय काव्य नेटवर्क, राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क और एमेच्योर स्टेशन, लेकिन केवल काव्य संघ और काव्य नेटवर्क ही वास्तव में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता रखते थे। यही तो वे पढ़ाई करते हैं। आपका तथाकथित लेखक संघ, ऑनलाइन उपन्यास और वीडियो साइटें तो केवल धन जुटाने और प्रतियोगिता का प्रभाव बढ़ाने के लिए ही लाए गए थे। क्या आपको सच में लगता है कि इतनी कम साहित्यिक प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति सुरुचिपूर्ण कविता के क्षेत्र में कुछ कर सकता है? ये घटना काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि शास्त्रीय राष्ट्रीय कविता अब एक विशिष्ट शैली बन गई है, फिर भी लोग इसे उच्च कोटि की रचना मानते हैं और सोचते हैं कि आम लोग इससे जुड़ नहीं सकते। कविता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग पारंपरिक साहित्य और ऑनलाइन साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के साथ भेदभाव करते हैं। कविता प्रतियोगिता के लगभग 1 दर्जन निर्णायकों में से राष्ट्रीय काव्य नेटवर्क के यशवर्धन माथुर ने इस अहंकार का भरपूर प्रदर्शन किया और प्रविष्टियों पर उनकी टिप्पणियां निर्मम थीं। अन्य जज इस मामले में उनसे बहस नहीं कर सके और उनकी अपनी प्रविष्टियां भी वाकई निम्न स्तर की थीं, इसलिए उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। प्रारंभिक चयन के पहले दिन यशवर्धन माथुर चयन प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे। उनकी यह बात सुनकर जजों ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा निराश महसूस किया, लेकिन वे उनका खंडन नहीं कर सके। विशेष रूप से चश्मा पहने ये परिपक्व महिला, जो शौकिया वेबसाइट का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका नाम शालिनी देशपांडे है और वह शौकिया वेबसाइट के प्राचीन शैली सामग्री विभाग की प्रमुख हैं। इस शौकिया प्रतियोगिता में अधिकांश प्रतिभागी पारंपरिक राष्ट्रीय शैली वीडियो श्रेणी के वीडियो निर्माता थे, इसीलिए उन्हें यहां जज के रूप में भेजा गया था। अब तक कई जाने माने वीडियो निर्माताओं की रचनाएं जारी की जा चुकी हैं और उन सभी को पोएट्री नेटवर्क के जज यशवर्धन माथुर ने बेकार करार दिया है।
शालिनी देशपांडे काफ़ी नाराज थीं, लेकिन गौर से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि शौकिया वर्ग की प्रविष्टियां वाकई पोएट्री नेटवर्क और पोएट्री एसोसिएशन की प्रविष्टियों से निम्न स्तर की थीं। गौर से देखने पर पता चला कि राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क और लेखक संघ की प्रविष्टियों की भी इसी तरह बेतुके और सनसनीखेज तरीके से आलोचना की जा रही थी। भला और क्या कहा जा सकता है? कविता प्रतियोगिता तो मानो उनका गढ़ ही है ना? मैं बर्दाश्त कर लूंगी। शालिनी देशपांडे ने चश्मा ठीक करते हुए असहाय होकर देखा कि सागरिका स्टार की रचना को बिना एक भी टिप्पणी मिले हटा दिया गया। धिक्कार है, ये तो सरासर अन्याय है। यामिनी चक्रवर्ती अपनी उत्कृष्ट रचना को इस तरह अपमानित होते देख आग बबूला हो गईं, लेकिन सत्यजीत चक्रवर्ती ने मुड़कर उन्हें घूर कर देखा। वह निराश होकर बैठ गईं। उन्होंने आने से पहले अपने पिता से वादा किया था कि वह कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करेंगी। सत्यजीत चक्रवर्ती ने अपनी बेटी को रोका, फिर यशवर्धन माथुर की ओर देखा। उन्हें भी थोड़ी निराशा हुई। मेरी बेटी की रचनाएं बेशक अपरिपक्व हैं, लेकिन कम से कम उनमें जुनून तो है। प्रतियोगिता में उसकी सक्रिय भागीदारी आपके लिए एक तरह का समर्थन भी है। अब आपका क्या मतलब है? मेरा उत्साह जमीन पर फेंक दिया गया और कुचल दिया गया, और आप बिना कुछ कहे चले गए। यशवर्धन माथुर अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया था और वे अहंकारी थे। उन्हें कुछ आम लोगों की असंतुष्टि की क्या परवाह होगी? इस प्रतियोगिता का स्तर सचमुच बहुत ही घटिया था। कविता और गीत वेबसाइट पर मौजूद कुछ लोगों के अलावा मेरी नज़र में और कुछ नहीं है। खासकर वे शौकिया वेबसाइटें, वे तो निकम्मों से भरी पड़ी हैं। यशवर्धन माथुर सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर अगली रचना भी एक शौकिया रचना थी। लेखक का नाम रागसाहिल है और कविता का शीर्षक है एक घुमक्कड़ का गीत। फिर से यही है अगली। जैसे ही यशवर्धन माथुर कर्मचारियों को स्वाइप जारी रखने के लिए कहने वाले थे, उनकी आवाज़ अचानक रुक गई।